अच्छा चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग, लेट्स स्टार्ट। अच्छा ना, पहले एक बार कल मैंने जो आप लोग को बोला था कि एक बार पहले मुझे आपको सिर्फ आपके बुक का नाम समझाना था। नाउ लेट्स गेट टू कि कैसे आपके एग्जाम में परफॉर्म करने वाला है एंड हाउ डू दिस टर्न्स आउट टू बी फॉर यू। पहले एक बार 5 मिनट समझिएगा। कल अपन ने गवर्नेंस का मतलब समझा, अपन लोगों ने कल रिस्क मैनेजमेंट का मतलब समझा, कंप्लायंसेस करने होते हैं, लास्ट एथिक्स की बात कर रहे थे। सो इन दैट मैटर आपका अर्लियर वे और अभी के डिस्क्रिप्शन में फर्क क्या है ना, अभी इसको 4 पार्ट्स में बांटा हुआ है। इफ यू नो दिस फैक्ट, आपकी बुक 4 हिस्सों में बटी हुई है। पार्ट 1 किस चीज का है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये सबसे डोमिनेंट पार्ट कर दिया है, एकदम सबसे ज्यादा डोमिनेंट पार्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एनीवन नोस कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स पे सिर्फ आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। श्योर इनफ। नेक्स्ट इन लोगों ने दिया आपका रिस्क मैनेजमेंट। इसको दिया गया है 20 मार्क्स के ऊपर। उसके बाद है आपका कंप्लायंसेस, मार्क्स, और एथिक्स जितना आप उसे लाइफ में मानते हैं उतनी ही इज्जत, 10 मार्क्स। A graph about this is how they have divided your total paper style. कॉर्पोरेट गवर्नेंस को 50 नंबर स्ट्रेट अवे बांट दिए, रिस्क मैनेजमेंट को 20 दिए, कंप्लायंसेस को 20 और एथिक्स को 10 दिए। अच्छा, फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट एथिक्स अपन आराम से थोड़े टाइम बाद देखेंगे। एथिक्स का काम कब आएगा ना, जब अपन लोग कोई भी ज्यादा कंसेप्चुअल चैप्टर उठा रहे होंगे एंड विल बी इरिटेटेड मच अबाउट इट। जैसे कि बहुत सारी कमिटीज पढ़ ली, बहुत ज्यादा पढ़ लिया, जब थक जाएंगे तब अपन एथिक्स पे जाएंगे, क्योंकि एथिक्स इज अगेन वेरी फन लविंग। एटलीस्ट जब मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत ज्यादा मस्ती करते हुए पढ़ेंगे पर एथिक्स को। सो एथिक्स मान लो कि अपना रिफ्रेशमेंट वाला 10 नंबर है जो अपन इन बिटवीन ऐड करेंगे जब कभी अपने को लगेगा कि अपने पोर्शंस बड़ा डलनेस आ रही है, बड़ा अपन लोग बोर हो रहे हैं, तब अपन एथिक्स को यूज करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है, तो मैं क्या चाह रहा था कि अपन पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कंप्लायंसेस को हिट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये थोड़ा सा सैड पार्ट है ज्यादा। तो इस सैड पार्ट के इन बिटवीन बीच बीच में अपन रिस्क मैनेजमेंट और एथिक्स को क्लब करते हुए चलेंगे। सो अगेन सीक्वेंस अपन मीनवाइल अपने पूरे पोर्शन में एंटायरली डिसाइड करते हुए चलेंगे। एथिक्स और गवर्नेंस की सबसे अच्छी खासियत होती है कि इसके अंदर कोई आपने स्पेसिफिकली सीक्वेंस देखने की जरूरत नहीं है। जैसे अपन लोग फंडिंग के अंदर देखते थे तो अपन पहले नॉन फंड करते थे फिर फंड करते थे। अब कभी भी देखो मैं हमेशा आपको पहले डेट नॉन फंड फिर फंड कराता था, इंडियन नॉन फंड फिर फंड कराता था, फिर आईसीडीआर। तो हमेशा मैं इस तरीके से चलाता, क्यों? क्योंकि नॉन फंड सिंपल होता था, आप चैप्टर में आ जाते थे, फिर फंड वाले में अपन लोगों ने डिटेल डिस्कशन करना होता था, तो आइडिया उसमें ऐसा चलता था। इसके अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक सीन आता नहीं है, तो वी कैन इजीली गो अराउंड विद दिस, वी कैन इजीली मूव अराउंड एंड सेल टू दिस। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सिर्फ द आइडिया है कि इसमें अपने को मेमोरी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। द आइडिया ऑफ एथिक्स इज कि अपनी मेमोरी बहुत तेज रखनी है, बार बार रिपीट करते रहना है। माइट बी यू विल फील कि मैं नोट्स को बार बार रिपीट कर रहा हूं, बट इट विल बी पर्पसफुली। क्यों? क्योंकि आप बार बार सुनोगे आपके दिमाग में आएगा। फॉर दिस सब्जेक्ट आप आराम से बिल्कुल अपने पुराने एग्जीक्यूटिव वाले अवतार में हो सकते हैं जब आप फैकल्टीज के साथ रिपीट किया करते थे पढ़ते पढ़ते। अगर आप 1-2 बार रिपीट कर दोगे याद हो जाएगा। दैट्स हाउ इट शुड टर्न आउट टू बी। ठीक है, और आज मेरे हिसाब से अपन थोड़ा सा बेसिक आगे बढ़ जाएंगे, तो कल से अपनी राइटिंग प्रैक्टिस अपन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज कल तक तो अपन ने सिर्फ यही पढ़ा व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो वी आर नोवेयर इन अ कंडीशन टू राइट एनीथिंग। बट आज अपन ने पढ़ने वाले हैं कि भाई कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्लीमेंट किया जाता है, अलग अलग बॉडीज कौन सी थ्योरीज होती हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। तो आई थिंक आज अपन लोग स्टेक होल्डर थ्योरी, स्टीवर्डशिप थ्योरीज, इन सब में टच कर जाएंगे। तो कल तक अपने पास वेल गुड मटेरियल होगा टू डिस्कस, टू राइट समथिंग। सो लेट्स स्टार्ट। यहां तक का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल का एक बार पूरा का पूरा याद है, अपन ने कल कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर बात करी थी, आईसीएसआई की डेफिनेशन पढ़ी थी। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स गिवन बाय आईसीएसआई? Don't see inside the notes. What are the essential elements given by ICSI for corporate governance? Since you guys are so into studies. Best management practices. क्या बात है। Distribution of wealth to the society. Last वाले पे पहुंच गया डायरेक्ट। ओके, और आपने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करनी है, पर वही है वेल्थ मैनेजमेंट। व्हाट लेटर एंड स्पिरिट? व्हाट इसने एग्जैक्टली सेट ऑफ गुड प्रैक्टिसेस फॉलोइंग द एथिक्स स्टैंडर्ड्स इन लेटर एंड स्पिरिट। ये अपने आईसीएसआई का कहा हुआ था, जिसके अंदर अपन नीचे वापस से उसके एलिमेंट्स भी पढ़े थे। सो इसके अंदर इसने क्या बोला था भाई? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स है 1, इफेक्टिव मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, डिस्चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ठीक है, आई एम सॉरी, प्रैक्टिसेस। ठीक है, नीड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कल डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर दिस।
कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस से क्या फायदे होते हैं. इट वाज ऑलमोस्ट एन 8 पॉइंट रिवीजन. याद है क्या 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 पढ़ा था इसके अंदर अपन लोगों ने? सबसे पहले पढ़ा था आपकी परफॉर्मेंस सुधरती है, परफॉर्मेंस सुधरी भाई. उसके बाद इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बढ़ता है, परफॉर्मेंस सुधरी, इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ा. क्या ग्लोबल मार्केट में आप पैसा बहुत इजीली रेज कर पाओगे? आपने कहा यस, बेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट. नाउ सी, इधर से डायरेक्टली आप लोग चाहो तो 2 पॉइंट इसके आगे वाले याद रख सकते हो. अगर ग्लोबल मार्केट में मेरी इमेज सुधर रही है तो इंडियन मार्केट्स में भी मेरे को इजीली पैसा मिलेगा. सो इजी फाइनेंस फ्रॉम इंस्टीट्यूशन. थिंक वंस. आपने कहा मेरी परफॉर्मेंस सुधर रही है, मेरे इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बढ़ रहा है, ग्लोबली मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बाहर मुझे बहुत इजीली पैसा मिल रहा है, यहाँ इंडिया में बहुत इजीली मिलेगा. तो क्या मेरी इंटरप्राइज की वैल्यूएशन बढ़ेगी? यस, मेरे इंटरप्राइज की वैल्यूएशन बढ़ेगी. तो ये 5 पॉइंट तो आपको एज इट इज स्ट्रेट हो गए. नाउ ट्राई टू थिंक, मेरा इन्वेस्टर मुझ पर विश्वास कर रहा है, दुनिया मुझ पर विश्वास कर रही है, यहाँ के लोग मुझे पैसा दे रहे हैं, मतलब देयर इज अ ग्रेट चांस कि मैं करप्शन कम कर रहा हूँ. सो कॉम्बैटिंग करप्शन. और कहीं ना कहीं पे अगर करप्शन कम हो रहा है, आपके यहाँ पे क्राइसिस का चांस कम है, आपका साथ साथ स्कैंडल्स होने का चांस कम है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप लोग अकाउंटेबल होते जाते हो. तो ट्राई टू सी, अपन लोगों ने इसको किस तरीके से याद करने की कोशिश करी. क्योंकि मैं एथिकल हूं, क्योंकि मेरी गवर्नेंस बहुत अच्छी है. मेरी गवर्नेंस मतलब मेरे सेट ऑफ गुड प्रिंसिपल्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस मैं बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा हूं, इसीलिए मेरी परफॉर्मेंस सुधर रही है. सो वन इज ग्रेटर परफॉर्मेंस. ठीक है भाई, मेरी ग्रेटर परफॉर्मेंस थी. सेकंड चीज अपन ने कहां पे हिट करने की कोशिश करी थी? ग्रेटर परफॉर्मेंस होगी तो आगे आगे यू कैन रिपीट, कम ऑन. ग्रेटर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. सेकंड क्या था? आपके इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बढ़ रहा है. यार मेरी परफॉर्मेंस अच्छी, मेरे लोगों का मेरे पे ट्रस्ट है, ग्लोबली मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. ग्लोबली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं मतलब इंडिया में भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बहुत इजीली फंड्स मिल रहे हैं. ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया, इंडिया में रिकॉग्नाइज किया, मतलब कि मेरे एंटरप्राइज की वैल्यूएशन बढ़ रही है. अच्छा, अब मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है, लोगों का मुझ पर विश्वास है, बाहर लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, यहाँ का इंस्टीट्यूशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब कि मैं करप्शन कम कर रहा हूँ. करप्शन कम कर रहा हूँ मतलब क्राइसिस कम होंगे, स्कैंडल्स कम होंगे. लास्ट में नॉट द लीस्ट अकाउंटेबिलिटी. श्योर इनफ, ये थे द बेनिफिट्स ऑफ योर कॉर्पोरेट गवर्नेंस. अच्छा, इसी के ऊपर अपने एडवांटेजेस देखे थे, वही ऑलमोस्ट सेम. सो आई एम नॉट वर्किंग मोर ऑन दिस. नाउ वी हैव टू स्टार्ट विथ योर नेक्स्ट टॉपिक दैट गोज एलिमेंट्स एंड स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. ठीक है, ये आपके मॉड्यूल में इसको 14 पॉइंट्स के अंदर बांटा गया, बट इररिलेवेंट है, रेपिटेटिव पॉइंट्स है, खाली उसके हेडिंग्स को बदला गया है. द मेन कोर आइडिया ऑफ द एलिमेंट्स एंड स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज कन्फाइंड टू 7. मैंने इसको बढ़ा के 9 पे डाला है, मोर देन सफिशिएंट. इससे ज्यादा अपने को ऐड करने की जरूरत नहीं है. साथ साथ में मैं आपको बाकी हेडिंग्स भी बता दूंगा, पर जरूरत नहीं है, आप लोगों ने उसको ऐड करने की जरूरत नहीं. दिस विल बी मोर देन एम्पल टू डिस्कस. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. अब बात समझनी है. When the word is element and scope of corporate governance, first, what do you mean by elements? Corporate governance करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है ये. जब मैं ऐसी बात कर रहा हूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, these are the elements of corporate governance. So the most important aspect which we must follow in order to get a good corporate governance is nothing but the elements. अब इसने कहा एलिमेंट्स, दिमाग लगाना है यार. कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर रहे हैं, मैंने कल आपको बताया था कॉर्पोरेट मतलब बॉडी कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी. मैंने कल बताया था कॉर्पोरेट मतलब बॉडी कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी. गवर्नेंस का मतलब होता था सेट ऑफ गुड प्रैक्टिसेस जो एक मैनेजमेंट को फॉलो करना है व्हाइल वर्किंग इन द कंपनी. यहां तक श्योर एकदम. सो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबसे पहला एलिमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए आता है, और इसीलिए आपका पहला पॉइंट रोल एंड पावर्स ऑफ बोर्ड के ऊपर जाता है. आपका सबसे पहला एलिमेंट रोल्स एंड पावर्स ऑफ बोर्ड के ऊपर जाता है कि मेरा बोर्ड क्या कर रहा है. अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने आपके मॉड्यूल से हेडिंग्स को एकदम मैच करते हुए रखा है, अंदर कंटेंट थोड़ा सा चेंज किया. हेडिंग्स अपन ने प्लीज कोशिश करनी स्ट्रेट रही. क्यों? क्योंकि आपका मॉडल आंसर जब आएगा ना तो एथिक्स का पेपर बड़ा स्ट्रेट जैकेटेड आता है, तो ये हेडिंग्स सेम होंगी. अगर अपन हेडिंग्स को ज्यादा चेंज करेंगे तो इट टर्न्स आउट टू बी अ ब्लंडर फॉर अस. हम हेडिंग्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट रखेंगे, थोड़ा हे एंड वाई इज नो प्रॉब्लम, पर आप लोग एकदम ही जहान पूरा बदल नहीं सकते हो. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. तो फर्स्ट इज रोल एंड पावर्स ऑफ बोर्ड. नाउ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सबसे पहला एलिमेंट होता है, अच्छा सबसे ज्यादा पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है. शेयर होल्डर्स तो यहाँ पे है नहीं, इट्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर गोइंग टू टेक एक्शन. शेयर होल्डर्स यहाँ पे है नहीं, दे आर एब्सेंट. इट्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो सारे कंप्लायंसेस करेंगे. तो मतलब लीगली भी सब कुछ वही देखने वाले, एथिकली भी सब कुछ वही देखने वाले, और इंटरेस्ट भी वही लोग मैनेज करने वाले. एवरीथिंग इज विद देम. तो सबसे पहला कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलता है कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समझाओ कि वो अपने पर्सनल बिलीफ्स, अपने पर्सनल इंटरेस्ट बड़े क्लियर रखें ताकि वो कंपनी के अंदर ईमानदारी से काम कर पाए. व्हाट वी यूजुअली से इज अ पर्सन हु लैक्स बेस्ट प्रैक्टिसेस इन हिज लाइफ lacks best practices in his personal profession as well. What I'm trying to say is कि अगर आप generally, आप एक usually देख लेना, my conduct with you here will always be the same with you outside. मतलब मैं ऐसा नहीं हो सकता कि क्लास के अंदर बिल्कुल ही अलग चला जाऊंगा और एकदम बाहर मिलूंगा तो एकदम ही अलग चला जाऊंगा. आई विल मैच एंड वाई समवेयर, कहीं ना कहीं मैं मिलने लगूंगा. तो इसने क्या बोला, गुड गवर्नेंस इज डिसिसिवली द मैनिफेस्टेशन ऑफ पर्सनल बिलीफ एंड वैल्यूज. सबसे पहले जिन लोगों को आप अपॉइंट कर रहे हो ना, उनके पर्सनल बिलीफ और उनके वैल्यूज से गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टार्ट होता है.
which configure the organization's values, beliefs and action of its board. The board is the primary direct stakeholder influencing कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो सबसे पहले समझना है कि आपके यहां पे कॉर्पोरेट कल्चर सेट कैसे होता है. जब एक बार सोच के देखना, एक बार के लिए सिर्फ सोच के देखना, अगर माय टॉप लेवल मैनेजमेंट इज ऑफ अ बिलीफ कि आज काम नहीं करना, कोई बात नहीं, आज कर लिया तो ठीक, नहीं किया तो नहीं किया, पेमेंट टाइम पे नहीं करना, या फिर वगैरह वगैरह वगैरह, उनकी जो भी सेंस है, जो टोन वो ऊपर सेट करेंगे ना, वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का टोन होगा. जो टोन वो ऊपर सेट करेंगे वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का टोन होगा. व्हाट आई एम गोइंग टू डू, माय सबऑर्डिनेट्स आर गोइंग टू डू. दिस इज डीम्ड इंप्लाइड. तो ये क्या बोलता है ना कि सबसे पहले एक पर्सनल बिलीफ के लेवल पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को देखना चालू करो. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिनको तुम यहां पे लेके आ रहे हो ना, इनके अंदर इनके पर्सनल बिलीफ क्या है, इनके वैल्यूज क्या है, वो देखो. क्यों? क्योंकि ये जो इनके बिलीफ है, ये जो इनके वैल्यूज है, वही तुम्हारे यहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर सेट करने वाले हैं. द काइंड ऑफ वैल्यूज दे सेट. यहां तक एकदम श्योर है. अगर आप देखोगे तो गूगल का वर्क कल्चर एक अलग लेवल पे. इट इज सेड कि गूगल में अगर कोई एम्प्लॉय है एंड ही इज वर्किंग एंड ही डाइज, उसके मरने के बाद भी उसकी सैलरी का आई गेस 50% उसके घर वालों को मिलता रहता है टू द टाइम जब तक वो रिटायर होता. माइट बी दिस स्टेटमेंट इज नॉट 100% ट्रू, बट आप लोग ना मेरे स्टेटमेंट से डिफाइन नहीं कर पा रहे, क्योंकि यू बिलीव इन गूगल दिस मच, यू बिलीव इन देयर वर्क, यू बिलीव इन द आइडिया ऑफ व्हाट दे आर डूइंग. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्योंकि वहां का जो कॉर्पोरेट कल्चर, वहां का जो पर्सनल बिलीफ, थिंक वंस, क्या वहां के शेयर होल्डर्स ने आके बोला होगा कि गूगल के एम्प्लॉयज को 50% लाइफ टाइम देना? कभी नहीं बोलेंगे. It's the management which has set the tone. It's their personal belief, it's their idea जिसने स्टार्ट किया होगा. So first part जहां पे आप क्या पढ़ रहे हो, elements and scope of corporate governance, जिसका first स्टेप क्या था, role and powers of BOD. हमने बोला कि उसके पर्सनल बिलीफ और वैल्यूज आपके ऑर्गेनाइजेशन का टोन सेट कर रहे हैं. गोइंग अहेड, द बोर्ड एज अ मेन फंक्शनरी इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल टू एंश्योर वैल्यू क्रिएशन फॉर इट्स स्टेक होल्डर. द एब्सेंस ऑफ क्लियरली डेजिग्नेटेड रोल एंड पावर्स ऑफ बोर्ड वीकन्स अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म एंड थ्रेटन्स द achievement of organization goals. Therefore, the foremost requirement of good corporate governance is clearly identifying the power, role, responsibility and accountability of the board. If my board does not know that what role they have to play, think once, 2013 से पहले वाला Companies Act पकड़ लो. There were no committees, all the board used to work together. आपकी एक कंपनी में एक बार में मैक्सिमम डायरेक्टर्स 15 हो सकते हैं. Let's suppose 15 हो सकते हैं. I am not going for special resolution and additions. 15 हो सकते हैं. All are there. 10 काम आए, ये 10 के 10 उसी पे टूटेंगे. दे वर अनेबल टू डिवाइड द वर्क, दैट वाज द प्रॉब्लम. अगर मैं आपको बताऊं आपकी कमिटीज का क्रिएशन क्यों हुआ, द आइडिया ऑफ कमिटी वर कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम डिवाइड नहीं कर पाते और काम होने लग गए फेवरेटिज्म पे. जिसको जो काम अच्छा लग रहा है वो काम पहले करने की कोशिश कर रहा है. उसका इंटरेस्ट नहीं देखना था, हमें उसका स्किल देखना था. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. जिसको जो चीज पसंद आ रही है वो काम कर रहा है. अब इससे हुआ क्या, कुछ गलती हो तो पूरा बोर्ड अकाउंटेबल हो जाए. किसी को भी अपना रोल नहीं पता, किसी को भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता. इसकी वजह से क्या हो रहा था, सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो बोर्ड के अंदर आ रही थी कि एक डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होने लग गया. कि आप भी वही काम कर रहे हैं, मैं भी वही काम कर रहा हूं, माना भी वही काम कर रहा है. इट वॉज डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. जहां जितने लोगों की जरूरत नहीं थी उतने लोग आके बैठने लग गए. एंड देयर कम द पॉइंट्स वेयर 2013 सेड कि प्लीज अंडरस्टैंड, काम रेपिटेटिव हो रहा है. क्या करो, कमिटीज बनाओ, हर चीज को कमिटीज में बांट दो. यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मल्टीपल कमिटीज में रह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर कमिटीज बनाओ सो दैट वी नो what work is to be given to whom. Now my audit committee is quite clear कि उनको इंटरनल ऑडिटर का काम देखना है, एक्सटर्नल ऑडिटर का काम देखना है, नए ऑडिटर का नाम परफॉर्मेंस देखनी है, उनको रिव्यू करके बोर्ड तक पहुंचाना है. तो उसी तरीके के लोग ऑडिट कमेटी में होते हैं, मोस्टली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, क्योंकि इट्स ऑडिट रिलेटेड. मेरे रेम्यूनरेशन कमेटी को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि उन लोगों का क्या काम का है, सबकी परफॉर्मेंस देखना, इस बार का फाइनेंशियल रेशियो निकालना, कितना पैसा हम दे सकते हैं, कितना पैसा हमने रिजर्व करना है, रेम्यूनरेशन कमेटी का काम है, वो यही करेगी. तो इसीलिए रेम्यूनरेशन कमेटी में मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स जिनका इंटरेस्ट फाइनेंशियल नेचर का है वो वहां पे जाते हैं. सो व्हाट हैपेंड, आपके गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने आपको सेट ऑफ प्रैक्टिसेस बताई, जहां पे पहले आपने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वैल्यूज एंड बिलीव्स को देखना है, क्योंकि वो लोग आपके कॉर्पोरेट में कल्चर सेट करते हैं. एंड सेकंड, आपने देखना है कि क्लियरली आइडेंटिफाई करो व्हाट रोल दिस डायरेक्टर इज गोइंग टू प्ले, व्हाट रेस्पॉन्सिबिलिटी दिस डायरेक्टर हैज, व्हाट अकाउंटेबिलिटी ही इज गोइंग टू बी फॉर, व्हाट परफॉर्मेंस वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम. एज सिंपल एज दैट. दिस इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर यू. सो गो अहेड. द बोर्ड एज अ मेन फंक्शनरी इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल टू एंश्योर वैल्यू क्रिएशन फॉर इट्स स्टेक होल्डर्स. The absence of clearly designated role and power of board weakens accountability. अगर role and powers पता नहीं है, accountability weaken होगी. And threatens the achievement of organizational goal. Therefore, the foremost requirement for good corporate governance is clearly identifying of powers, roles, responsibilities and accountability of the board. अब आपने बात समझनी है. जब आप आंसर लिखने जा रहे हो तो आपने कैसे बताना है इसको.
First, roles and power of board of directors, and then you start with a good system of corporate governance demands. मैं लिखा के दे रहा हूँ, पहले सुन लो. A good system of corporate governance demands that the board should be known about their role, their responsibility, the reason of their performance, and the accountability while performing in the board. Also, at the same time, they should be well versed about the values, their personal belief, because of course they are the person who are going to set the tone of the corporate culture. This is how the role and power of board is to be written. श्योर इनफ. तो ये अपना बात थी समझाने के लिए, पर लिखना कितना सा था, बस इतना से ही लिखना था. श्योर इनफ है. चलते हैं. नेक्स्ट है लेजिस्लेशन. व्हाट डू यू मीन बाय लेजिस्लेशन? एक सेकेंड, आप लोग पढ़ क्या रहे हो? एलिमेंट्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. पहला क्या पढ़ा था अपन ने? रोल्स एंड पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. चलो आगे. नेक्स्ट सेक्शन है लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेजिस्लेशन का मतलब आप लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ा है लॉस. लेजिस्लेशन मीन लॉज. सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए क्या आपके पास वेल ड्राफ्टेड, वेल रिटन लॉज होने चाहिए. दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग फॉर. सो इट गोज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस लेजिस्लेशन. It should be clear what has been asked, and unambiguous legislation and regulations are fundamental to effective corporate governance. एक सेकेंड, अब यहां पे रुकिएगा. What I'm trying to establish out from this point and try to understand this. दोस्त, when I say clear and unambiguous, what do you mean? आप लोगों ने ना कभी अपने पहले जवानी के टाइम में इंटरप्रिटेशन के बारे में पढ़ा होगा. That one is strict interpretation, liberal interpretation, harmonious constructions and mischief rules and the hidden rule. पता नहीं आपने बहुत सारे पढ़े होंगे. ठीक है. अब यहाँ पे एक बात बताओ, आप इंटरप्रिटेशन क्यों लाते थे? Why do you get interpretation in between? आप कहते थे जब कभी भी एक लॉ को स्ट्रेटली रीड करके ना समझ में आए और एक एम्बिग्विटी आए, एक कंफ्यूजन आए, हम उस टाइम पे अपना इंटरप्रिटेशन यूज करते हैं. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, विकास सर ने अपनी बाई को मैसेज किया, मधुबाला को, वाइफ नॉट होम, कम बिफोर 10 AM. देखो तुम सब कहाँ पहुंच गए. ठीक है, वो बेचारे को 10 बजे क्लास आना था, बस उसने इसलिए मैसेज किया था. बट यू वेंट फॉर योर स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, जहां पे तुमने कहा ओ 10 बजे से पहले घर आना. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि यहां पे हल्की सी एम्बिग्विटी आ रही थी. तुम लोग श्योर नहीं हो पाए कि पर्पस ऑफ सेंडिंग दैट मैसेज क्या था. ये बात वहां तक जाने नहीं चाहिए. ठीक है, यहीं रखेंगे अपन. पर्पस ऑफ सेंडिंग क्या था हमें पता नहीं था. इन दिस केस मैंने आपको बताया कि भाई एक्चुअली भाभी यहाँ पे नहीं है, बट सर को भी 10 बजे ऑफिस आना होता है. दैट्स व्हाई ही सेड प्रायर टू 10 आना. तो आपने ना बड़ा लिबरल कंस्ट्रक्शन कर दिया, और लिबरल कंस्ट्रक्शन करके आपने कहा हाँ, नाउ दैट मेक्स सेंस. नाउ व्हाट डज दिस लेजिस्लेशन पार्ट मीन्स कि क्या हम कोई ऐसा ड्राफ्टेड लॉ लिख सकते हैं, क्या हम लोग इतना क्लैरिटी के साथ लॉ ले सकते हैं कि कोई भी इंसान जब इसे फॉलो कर रहा हो यहाँ पे कोई एम्बिग्विटी ना है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना है, क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस ना निकले. क्या हम इतना वेल ड्राफ्टेड लॉ लेके आ सकते हैं? अगेन, दिस इज अ ड्रीम. This is a dream, but that's what ethics is all about, a dream. So, clear and unambiguous legislation and regulations are fundamental to effective corporate governance. Legislation that requires continuing legal interpretation or is difficult to interpret on a day-to-day basis can be subject to deliberate manipulations. अगर आपकी बात का multiple मतलब निकलेंगे, इसका manipulation होगा, इसका गलत इस्तेमाल होगा. And what do we say is abuse of law. Abuse of law is nothing but creating different meanings of the same legislature, doing something and then getting it away. कि हम लोगों ने इसका इस तरीके का इंटरप्रिटेशन निकाला था. Hence, good corporate governance asks कि आपके जो legislations हैं वो इतने clear, इतने crisp, इतने clear आपके सामने unambiguous लाना चाहिए. मतलब इतनी clarity लाना चाहिए कि इसके multiple interpretations निकले ही ना. और इसका strict meaning भी से भी निकालूं तब भी मतलब वही निकले, liberal से भी निकालूं तब भी उसका मतलब वही निकले. Sure enough? To interpret on a day-to-day basis can be subject to deliberate manipulation or inadvertent misinterpretation. मतलब गलत misinterpretations. Going ahead, third is management environment. अच्छा, वापस अपन लोग क्या पढ़ रहे थे? Elements and scope of corporate governance. पहला क्या था? Role and powers of board. Second, legislations. Third अपन जा रहे हैं about management environment. अच्छा, management environment is nothing but ऊपर के दोनों points को उन्होंने club किया है. अगर आप ढंग से देखोगे तो क्या बोल रहे हैं? मैनेजमेंट एनवायरनमेंट इंक्लूड्स सेटिंग अप ऑफ क्लियर ऑब्जेक्टिव. पहली बात, हर मैनेजमेंट को पता होना चाहिए वेयर डू वी नीड टू रीच, एंड अप्रोप्रिएट एथिकल फ्रेमवर्क, एस्टैब्लिशिंग प्रोसेस, प्रोवाइडिंग फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड क्लियर एनंसिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. क्या यही पॉइंट तुम पर फर्स्ट में पढ़ के आए थे? क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी. सो मैनेजमेंट एनवायरनमेंट वापस से उसी चीज को रिपीट करने वाला है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये थर्ड पॉइंट में अपन लोगों ने क्या डिफरेंस क्रिएट करना है. अब अपन कहना क्या चाह रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट में अपन बोर्ड का पावर, बोर्ड का ऑब्जेक्ट निकाल रहे थे.
पर इट इज नॉट जस्ट द बोर्ड विच इज एक्चुअली वर्किंग फॉर योर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इज द एंटायर मैनेजमेंट विच ऑल्सो इंक्लूड्स योर बोर्ड, योर एम्प्लॉइज एंड अदर पीपल. तो जो थर्ड पॉइंट है वो आपको ये समझाना चाह रहा है कि हर किसी को अपना ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से पता होना चाहिए, रोल्स अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है एंड एट द सेम टाइम अकाउंटेबिलिटी पता होनी चाहिए. तो फर्स्ट और थर्ड में कितनी सिमिलैरिटी थी, सिर्फ इतना सा फर्क है अभी तक. फर्स्ट वाला पॉइंट सिर्फ और सिर्फ बीओडीज के ऊपर बात कर रहा था. सेकंड गोज बियॉन्ड बीओडीज, वो बाकी मैनेजमेंट को भी अपने अंदर लेके आ रहा है. रिपीटिंग इट अगेन, मैनेजमेंट एनवायरनमेंट इंक्लूड्स सेटिंग अप अ क्लियर ऑब्जेक्टिव. आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना है जिस तरफ हम जाना चाह रहे हैं, उसके लिए एक एथिकल फ्रेमवर्क सेट करना है कि हम लोग क्या चीजें एक्सेप्ट करेंगे, क्या चीजें एक्सेप्ट नहीं करते. स्टैब्लिशिंग ड्यू प्रोसेस and providing for transparency and clear enunciation of responsibility and accountability. Sure enough? Implementing sound business planning, encouraging business risk assessments, having right people and right skills for the job. I think ये आप लोगों ने पहले वाले में भी कभी पढ़ा होगा, अपने बेसिक एग्जीक्यूटिव के अंदर भी पढ़ा होगा, right person at the right job. Establishing clear boundaries for acceptable behavior, establishing performance evaluation measures and evaluating performance and sufficiently recognizing individual and group contributions. अब यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूँ इसके अंदर जो अपन लोगों ने हाईली बतानी है इस पॉइंट वाले के अंदर. प्लीज स्टार्ट राइटिंग. 1. Establishing objective. मैनेजमेंट इन्वायरमेंट के अंदर आपने सेम बताना है. सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव स्टैब्लिश करना है. Establishing objective is first. Second, acceptable behavior. Third, how performance will be evaluated. How performance will be evaluated. And how contribution is going to be recognized. And how contribution is going to be recognized. And how contribution is going to be recognized. अब देखो, अगर आपने एकदम नॉर्मली देखा हो ना, तो इफ यू रिमेंबर आपके बचपन का टाइम मैनेजमेंट पढ़ा होगा आप लोगों ने. सबसे पहले मैनेजमेंट में ना आपको सबसे पहले पढ़ाया होगा मैनेजमेंट इज टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू स्टाफ, टू कोऑर्डिनेट, टू कमांड एंड टू कंट्रोल. इफ यू रिमेंबर एंड तक आप कंट्रोलिंग तक पढ़ते थे. तो मैनेजमेंट अपन क्यों करते थे, हम कहते थे भाई मैनेजमेंट क्यों करते हैं ना, ताकि हर चीज बड़ी स्मूथेंड वे में हो पाए और एंड तक आप कंट्रोलिंग तक पहुंच पाओ. अब एक सेकेंड, कंट्रोलिंग में क्या करते थे आप लोग? सर कंट्रोलिंग में हम लोग जो इस बार हमारी परफॉर्मेंस हुई है उसको रिकॉर्ड करते थे. एक्चुअल स्टैंडर्ड्स जो अपन लोगों ने वहां पर डिराइव किए थे उनसे कंपेयर करते थे. कोई डेविएशन होता था उसे करेक्ट कर लेते थे. इफ यू रिमेंबर, कंपेयरिंग योर एक्चुअल्स विद द स्टैंडर्ड एंड चेक फॉर एनी डेविएशन एंड व्हाटएवर डेविएशन इज देयर, उसके लिए करेक्टिव मेजर लेते थे आप लोग. तो मैनेजमेंट का फंक्शन ही क्या होता था? एक स्मूथ फंक्शन क्रिएट करना. आप सबको पता था आपका रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. अगर आपको याद हो तो आपने अलग अलग तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी थी, जहां पे आपने एक पढ़ा होगा लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे होता था कि आप स्केलर चेंज चलाते थे. टॉप लेवल ने कुछ बोला, लोअर लेवल तक मानना है. फिर एक जगह पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, प्रोजेक्ट का सीनियर होगा, वो सब कुछ बताएगा. ये फाउंडेशन की बातें थी. जस्ट इन केस सबको याद नहीं भी हो तो मैं सिर्फ ऐसी बात ध्यान दिला रहा था. जो तुमने वहाँ मैनेजमेंट में पढ़ा था ना, वो यहाँ का मैनेजमेंट एनवायरनमेंट है. मैनेजमेंट एनवायरनमेंट क्या कहता है कि भाई मेरे को मेरा ऑब्जेक्टिव सेट करना है, मेरे को मेरे एथिकल स्टैंडर्ड सेट करने, मेरे को मेरी बाउंड्री सेट करनी है जिसके अंदर मैं काम करूंगा. मेरे को लोगों को बताना है कि भाई उनका कंट्रीब्यूशन मैं कैसे रिकग्नाइज करने वाला हूं. मैं ग्रुप को बताऊंगा कि उनका कंट्रीब्यूशन मैं कैसे रिकग्नाइज करूंगा. मैं उन लोगों को बताऊंगा कि उनका क्या बिहेवियर मैं एक्सेप्ट करने वाला हूं. मैं उन लोगों को बताऊंगा कि उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मैं कैसे करूंगा. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. मुझे पता है कि मुझे कैसे काम करना है, मुझे पता है कि मेरी परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएट की जाएगी, मुझे पता है मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे पता है मेरी एक्सेप्टेबल बाउंड्रीज क्या है. क्या देयर इज अ ग्रेट चांस कि मैं विदाउट एरर अब काम कर सकता हूं, बिकॉज फॉर एवरीथिंग आई नो अ ग्रेट बाउंड्री. अब इसको याद रखने का लास्ट तरीका, आपने सबसे पहले अपनी एथिकल बाउंड्रीज बताई. मैं आपको बताता हूं. देखो, आपने अपनी एथिकल बाउंड्रीज बताई, आपने बताया कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है. ओके, ऑब्जेक्टिव से याद रखते हैं. सबसे पहले आपने अपना ऑब्जेक्टिव बताया, अपनी एथिकल बाउंड्रीज बताई, फिर उसका एक्सेप्टेबल बिहेवियर बताया कि तू अंदर कैसे काम करेगा. नाउ प्लीज रिपीट दिस. सबसे पहले आपने क्या बताया? अपना ऑब्जेक्टिव. अभी क्या है? उसके बाद आप लोगों ने बताया अपने एथिकल स्टैंडर्ड. उसके बाद आपने क्या बताया? उसका एक्सेप्टेबल बिहेवियर. उसके बाद आपने क्या बताया कि हम लोग आपकी कौन से ट्रेड्स को रिकग्नाइज करेंगे.
आपके इंडिविजुअल एंड ग्रुप कॉन्ट्रीब्यूशंस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपने एंड में बताया कि हम उसकी परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएट करेंगे. ठीक तो ये लोग, चलिए यहां तक ठीक है, श्योर इनफ, सारे बात समझ में आ गई, चलेगा. लेट्स गो हेड टू द नेक्स्ट पॉइंट, बोर्ड स्किल्स. अच्छा ये ना सबसे टाइम पास चीज है आपके लिए. भाई देखो मेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेरे यहाँ पे काम कर रहे हैं. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आज आप लोग यहाँ पे पढ़ने आए हो, हमारी क्लास ना हाईली एथिकल है, एथिकल टू अनदर लेवल, बट द पॉइंट बीइंग वेरी स्ट्रेट जैकेटेड, नो वन नोज हाउ टू टीच. We said they are very ethical, we said they can do anything, but any teacher out here doesn't know how to teach. The point comes to an end कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कितनी भी अच्छी सेट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस ले आए, पर वो कैसे सक्सेसफुल हो सकता है जब आपका बोर्ड ही कंपिटेंट नहीं है. तो ये जो आपका फोर्थ पॉइंट है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए कह रहा है कि भाई लेजिस्लेशन बहुत बढ़िया हो गया, एटीट्यूड बोर्ड का बहुत अच्छा हो गया, उनके रोल्स उनके पावर्स डिफाइन कर दिए, आपने मैनेजमेंट का पूरा एक एनवायरमेंट बना दिया, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर दिए, क्या एक्सपेक्टेड है, कैसे वैल्यूएट करोगे, सब कर दिया. पर एक चीज, आपके बोर्ड के पास रीजनेबल रिक्वायर्ड स्किल्स तो होने चाहिए. हमने कहा कौन से स्किल्स होने चाहिए, उसने कहा मल्टीपल स्किल्स है, लीगल स्किल्स होने चाहिए, फाइनेंशियल स्किल्स होने चाहिए, कैसे काम करना है, मतलब टेक्निकल एक्सपर्टीज ये तो होना चाहिए. आज है ना, मैं ना कभी भी जब ये बैच स्टार्ट कर रहा होता हूँ ना, कोई भी मतलब इवन स्टार्ट फ्रॉम फाउंडेशन टू प्रोफेशनल, आई ऑलवेज गो डाउन टू विकास सर. मैं उनका ऐसे 5-10 मिनट बैठता हूँ, मैं कहता हूँ सर दिस इज माई फ्लो ऑफ चेंज जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, दैट दिस शुड बी चेंज, दिस शुड बी चेंज. आई ऑलवेज टेक हिज एडवाइस फॉर दिस, बिकॉज आई स्टिल फील कि मेरे को क्या ही आता है उनके सामने, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत मजा आता है कि वो 5 मिनट गाइड करते तो इट फील्स लाइक कि अमेजिंग नॉलेज है उनके पास. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मेरा वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बंदा था वो ही गधा होता तो कोई एडवाइस नहीं होती, कोई टोन नहीं होती, वो कहता है कर दो जैसा आपको करना है कर लो, आई स्टिल शो यू द मैसेज. मैंने यहाँ पे पढ़ाने से पहले भी हमेशा पूछा होगा सर ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, देन ही सेज सर ये बहुत बढ़िया, यहाँ चेंज कर लो. आई आस्क हिम, देन आई कम डाउन ऑन द स्टेज. सो दैट्स हाउ दिस टर्न्स आउट टू बी. आपका बोर्ड कंपिटेंट होना चाहिए, उसके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होने चाहिए, उसके पास अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, उसके पास आइडिया होना चाहिए, उसका एक विजन होना चाहिए. अगेन आप लोग पढ़ रहे थे एलिमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सबसे पहला क्या था, रोल एंड पास ऑफ बोर्ड. सेकंड क्या था, लेजिस्लेशन. थर्ड क्या था, मैनेजमेंट एनवायरमेंट. मैनेजमेंट एनवायरमेंट में क्या क्या लिखा था अपन लोगों ने, हम लोगों ने कहा था सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के बाद लीगल एथिक्स जो आप लोग आपके एरिया को रिकॉग्नाइज कर रहे हो. थर्ड आप लोगों ने इंडिविजुअल को बताना था उसका एक्सेप्टेबल बिहेवियर क्या है, उसके बाद हम लोग उसको कैसे एनालाइज करेंगे और उसके कंट्रीब्यूशन को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे. ये सारी चीजें बताई मैनेजमेंट एनवायरमेंट में. अब नेक्स्ट चीज चल गए अपन लोग फोर्थ पॉइंट, दैट वाज बोर्ड स्किल्स. गोइंग अहेड, to be able to understand its function effectively and efficiently, the board must possess the necessary blend of qualities, skills, knowledge and experience. सारी चीजें साथ में होनी चाहिए. Going ahead, each of the directors should make quality contribution. A board should have a mix of following skills, knowledge and experience. मैंने already बता दिया, operational, financial and legal. अभी अपन इसके ऊपर बात कर रहे हैं, एक सेकंड आप खाली बस यहाँ तक रीड कर लो वापस से. हाँ जी ठीक है एकदम. सो भाई बोर्ड के पास क्वालिटी बोर्ड होना चाहिए, आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी हो, रिक्वायर्ड नॉलेज हो, सब कुछ उनके साथ होना चाहिए. इसी टाइम पे आप लोगों ने और क्या बोला, 3 चीजें जो सबसे ज्यादा वहां पे देखी जाती है. सबसे पहले टेक्निकल का मतलब क्या होता है, वाइल वर्किंग ऑन द फ्लोर यू नो हाउ टू डू वर्क. While working on the floor, you know how to do work. Second goes financial skills. Financial skills का मतलब क्या होता है, भाई आप टॉप मैनेजमेंट पे हो, you know where to spend money, how to earn the money. From getting the money to spending the money and to saving the money for future, all this comes under financial skills. I repeat, from getting the money to expending the money and to save for the future, all comes under financial skills. And last but not the least goes your legal skills. Legal skills क्या होते हैं, कौन से compliances करने, you should be well aware of it. So all the compliance related and all the applicable laws, उसका knowledge तो आपके पास होना चाहिए. Again आपके पास आपके कंपनी सेक्रेटरी हैं जो यहाँ पे आके संभाल लेंगे, but the point being क्या आपके legal skills एकदम clear है, you know what you're doing is completely right or wrong. At least this is what we ask for. Sure enough, coming down to next, fifth is कोड ऑफ कंडक्ट. अच्छा कोड ऑफ कंडक्ट अगेन इन लोगों ने कहां से उठाया है, देखो कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब कुछ भी नहीं होता, रिटन रूल्स, written practices, what the top management is expecting from all and everyone while working in the enterprise. विकास सर expects us कि अगर किसी के स्टूडेंट का कोई डाउट है
तो आप लोगों ने उसी दिन में उसका डाउट सॉल्व करना है। वो हमारी जान खा जाते हैं इस चीज़ पे। अगर गलती से उनको पता पड़ गया कि अगर हमने किसी का डाउट सॉल्व नहीं किया तो गला दबा देगा वो हमारा ऑफिस के अंदर आके, पर वो जान खा जाएगा। वो हमेशा एक ही चीज़ कहते, सर दिस इज माई करियर, इनकी वजह से आज मैं हूँ, आपने इन चीज़ का ध्यान रखना। कभी भी मेरी सबसे खराब आदत है, मैं व्हाट्सएप पे कभी रिप्लाई नहीं करता। तो एक जनरल बात है कि मैं रिप्लाई नहीं करता। तो इस बात पे ना सर क्या होता है, अब ये चीज़ ऐसा है कि मैं सर के साथ भी यही करता हूँ। सो इवन इफ ही मैसेजेस तो मैं रिप्लाई नहीं करता, तो मैं मोस्टली या तो उनका फ़ोन उठा लेता हूँ, ऐसे कुछ करता हूँ। सो द लास्ट टाइम ही टेक्सटेड मी, वो कुछ ऐसा पढ़ाने वाले थे जो मेरा पढ़ाने का था यहाँ पे, मतलब मैं पढ़ाता हूँ, वो अपने सब्जेक्ट में पढ़ा रहे थे। तो ही टेक्सटेड मी कि सर इसमें कैसे चलता है, एक बार मेरे को पूरा फ्लो समझा देंगे कि लेटेस्ट। तो मैंने देखा, देन आई बैकस्पेस एंड आई स्टेप्ड। तो अगले दिन तक कोई मैसेज नहीं आया। मैं कहा यार पूछा तो था, इसने फ़ोन नहीं किया, ऐसा क्यों हुआ। तो मैं भी ऑफिस में एकदम चुप बैठा हुआ था। अंदर आए, बोले कि अरे यार आज मैं यार वो जो मैं ये पढ़ाने वाला था वो नहीं पढ़ाया, कल पढ़ाऊंगा। तो मैंने कहा डॉज करते हैं अपन लोग, कुछ बोलेंगे नहीं आगे। ही सेड मेरे को, आपने मैसेज पढ़ा था ना। मैं कहा हाँ सर, वो मैं सो रहा था। बोले हाँ तो सुबह उठे नहीं ना आप। मैं नहीं सर, वो उठा था, मैं भूल गया। तो अभी भी आपको शर्म नहीं आ रही ना कि मैं कह रहा हूँ कल पढ़ाना है। मैं सॉरी सॉरी सर, और उस टाइम सुना। फिर उसके बाद बोला कि तेरे में मेरे को ना रिप्लाई करने की इतनी हिम्मत है तो तू लोगों को तो कैसे ट्रीट करता होगा। मैं नहीं सर, मैं बच्चों को रिप्लाई करता हूँ, आप पैसे थोड़ी देते हो। सो आई जस्ट चेंज द टर्न अराउंड, बट अगेन तो दैट्स हिज टर्म, दैट इज हाउ ही गोज। Nevertheless, goes ahead with code of conduct. तो आपके prescribed norms हैं, that what is expected from you. So it is essential that the organization's explicitly prescribed norms of ethical practices and code of conduct are communicated to all stakeholders and are clearly understood and followed by each member of the organization. Systems should be in place to periodically measure, evaluate and if possible recognize the adherence to code of conduct. ये लास्ट वाली बात का मतलब क्या है समझना। इसको आप एक्चुअली जो सिस्टम बोल रहे हो ना, दिस सिस्टम मीन्स व्हाट, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ये सिस्टम अगर आप लोग जेन्युइन कॉर्पोरेट लाइफ में देखोगे ना, ये आता है सेल्फ चेक से और रिपोर्टिंग से। पहले सिस्टम के दो तरीके हैं, सेल्फ चेक एंड रिपोर्टिंग। अब ये क्या कह रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया, लोगों को फॉलो करना है बना दिया। विकास सर ने कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया कि हम लोगों ने ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। बट दिस कैन बी डन एट टू स्टेजेस, दिस कैन बी डन एट टू स्टेजेस। वन, आप लोगों ने क्या करना था, सेल्फ चेक कि क्या हमने उन कोड ऑफ कंडक्ट्स को अधेर किया। एंड सेकंड क्या करना था, रिपोर्टिंग। हरीश सर के बाद मेरा लेक्चर होता है, ही रिपोर्ट्स हाउ एम आई डूइंग, ही आस्क यू कि हाउ एम आई डूइंग, आप उन्हें बताएं कि मेरी तरफ से आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, एंड ही रिपोर्ट्स इट टू द टॉप मैनेजमेंट कि कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से ये गलतियां चल रही हैं। नाउ दिस इज व्हाट वी से इज अ सिस्टम टू चेक कि क्या हमारा कोड ऑफ कंडक्ट जैसा हमने बनाया था वैसा सही चल रहा है। एंड अगेन जरूरी तो नहीं है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट आपने बना दिया वो बिल्कुल सही हो, ऐसा भी तो हो सकता है उस कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्रूवमेंट की जरूरत हो। सो अ सिस्टम शुड बी देयर टू मॉनिटर एंड सी कि क्या हम कोड ऑफ कंडक्ट अधेर कर रहे हैं कि नहीं। और आगे आप लिख सकते हैं दैट इज देयर एनीथिंग टू बी एडेड इन द code of conduct, is there anything to be added to the code of conduct. दो मिनट, मैं जी घबरा रहा है। आ जाइए, लेट्स स्टार्ट। कहाँ थे, 5 पॉइंट हो गए थे। पहला पॉइंट क्या था, रोल एंड पावर्स ऑफ बोर्ड। सेकंड, लेजिस्लेशन। थर्ड, मैनेजमेंट एनवायरनमेंट। फोर्थ, फिफ्थ, कोड ऑफ कंडक्ट। सिक्स्थ, स्ट्रैटेजी सेटिंग। नाउ व्हाट इज स्ट्रैटेजी सेटिंग, अगर आप देखें स्ट्रैटेजी वर्ड इज एज गुड एज द ओल्ड स्कूल, जब जहां से आपने स्टार्ट किया था। स्ट्रैटेजी कुड बी एनीथिंग, आप लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ा स्ट्रैटेजी मींस एनीथिंग। आप लोगों के नंबर कम आए, घर पे माँ के सामने जाना है, मेक्स स्ट्रैटेजी। आप लोगों ने मिलिट्री फॉर्म स्ट्रक्चर के अंदर देखा, वी मेक स्ट्रैटेजी। आप लोगों ने अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में देखा, वी मेक स्ट्रैटेजी। व्हाइल स्टडिंग टिल द टाइम वी आर वर्किंग, वी ऑलवेज मेक अ स्ट्रैटेजी। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या कह रहा है कि आप लोग जेन्युइनली कब सक्सेसफुल बन सकते हैं, आप लोग कब सेट ऑफ गुड प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, व्हेन देयर इज अ क्लियर डिफाइंड स्ट्रैटेजी अबाउट हाउ वी आर एक्चुअली गोइंग टू गो। The objective of the company must be clearly documented in a long-term corporate strategy, including an annual business plan together with achievable and measurable performance targets and milestones. Now, I just make you an example. Strategy setting. Let's go for Tata. मैं ना कल एक केस स्टडी पढ़ रहा था अबाउट टाटा। मैं ना हैरियर के बारे में पढ़ रहा था। सो हैरियर जब लॉन्च हुई, इट टर्न्स आउट टू बी फर्स्ट मंथ ऑफ सेल उसकी शायद तक 700 यूनिट्स की हुई होगी, अगले महीने 2000 यूनिट, 2500, ऐसे ऐसे चल रहा था। पर लास्ट 2-3 महीने में हैरियर हैज सीन अ डाउनफॉल टू अनदर लेवल की पूरी कंट्री में साल में बिक रही 500 गाड़ियाँ, 600 गाड़ियाँ, 500 गाड़ियाँ, 600 गाड़ियाँ। इसके दो रीजंस है। पहला, ऑब्वियसली द ऑटोमोबाइल सेक्टर इज गोइंग डाउन, वी ऑल नो, बिकॉज इट्स टर्न आउट टू बी वेरी एक्सपेंसिव।
Second, the entry of two new players in the market, MG Hector and Kia. MG Hector और Kia क्या आती, हैरियर एकदम छोटी होने लगी, हैरियर को लोग पसंद नहीं करने लगे, और MG Hector ने आते ही 1500 यूनिट सेल करी, तो किया ने क्रेटा का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया और एक ही महीने के अंदर 6500 पार्ट सेल किए अपने, यूनिट सेल किए अपने. सो किया बिकेम द मार्केट रूलर एकदम से आते ही. अच्छा बात समझना, किया और MG हेक्टर इंडियंस के हिसाब से, मेरे हिसाब से किया और MG हेक्टर को फेल होना चाहिए था. आई टेल यू फॉर वन गुड रीजन. वी इंडियंस गाड़ी लेने से पहले देखते हैं कि उसकी रीसेल क्या है. हम ये देखते हैं कि जब बेचेंगे तो कितने में जाएगी. मतलब मैं कल हरीश सर को कह रहा था कि मैंने मैं कह आईफोन चेंज करना है, जल्दी से दूसरा वाला आ जाए तो ले लूँ, 11 खराब है. बोले उसकी रीसेल ही नहीं आती. मैं कहा सर देयर इज अ थिंग कॉल्ड यूसेज. मुझे वो फ़ोन यूज़ करना पसंद है और मैं फ़ोन खरीदता बेचने के लिए नहीं हूँ. बोले पर रीसेल तो आनी चाहिए ना. दैट्स इंडियन. और वही कार्स में भी आप करते हो. सेकेंड आप देखते हो मेंटेनेंस, एक गाड़ी का मेंटेनेंस और दूसरा उसका रीसेल. ये हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है. ये बात किया और MG हेक्टर दोनों बहुत अच्छे तरीके से पता था. MG हेक्टर आया, MG हेक्टर ने कहा 5 साल तक या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर्स मैं आप लोगों को फुल गाड़ी प्रोटेक्टेड दे रहा हूं. अगर गाड़ी का इंजन फेलियर होता है, कुछ भी होता है, तो हमारी जिम्मेदारी है. 5 साल तक. साथ साथ में MG हेक्टर ने तो बायबैक गारंटी भी दे दी कि अगर 3 साल के बाद आप बोलोगे तो हम आपकी गाड़ी बायबैक कर लेंगे एट 60% प्राइस. डू यू सी दैट देयर इज अ स्ट्रैटेजी एंटरिंग इनटू इंडियन मार्केट्स. दे न्यू कि हमें मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है. दे न्यू दैट हमारी रीसेल का दिमाग होता है. और इंडियंस यूजुअली 3 से 4 साल के अंदर गाड़ी बदलते हैं. सिंस नाउ वी हैव गॉट द बाइंग पावर. हम 3-4-5 साल इज मैक्सिमम जो मैं देख रहा हूँ कि एक अपर मिडिल क्लास फैमिली एक गाड़ी चलाती है. 5 साल के बाद दे टेंड टू चेंज इट और दे एक्सपेक्ट कि 70% पैसा मिले गाड़ी का, पर 60% में खुश होकर छोड़ देते हैं गाड़ी. दैट्स देयर आइडिया ऑफ सेलिंग द कार. यही वो लोग जानते थे. बट यही टाटा फेल्ड. टाटा ने अनलिमिटेड गारंटी दी ही नहीं, पहली बात. दूसरी बात, टाटा ने गारंटी भी सिर्फ 2 ही साल की दी. तीसरी बात, 2 साल में भी अप टू 1 लाख किलोमीटर की ही गारंटी दी. सो दे वेंट फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस. नेक्स्ट, MG हेक्टर और किया को ये बात बहुत अच्छी तरह से बता दी दैट इंडियन रोड्स आर स्मॉल. यहां पे पार्किंग इश्यूज है. सो उनकी गाड़ी काफी कॉम्पैक्ट है एज कंपेयर टू हेक्टर. हेक्टर बड़ी ज्यादा जाइंट गाड़ी बना दी, मतलब मिनी ट्रक बना दिया उन लोगों ने. तो क्योंकि गाड़ी बहुत बड़ी है, दैट्स द प्रॉब्लम. उस दिन ना विकास सर ले गए थे वो गाड़ी. मैंने ना शायद तक बचपन से आज तक चलाई सिर्फ कार है और आज तक कभी एक्सीडेंट नहीं किया. टच भाई ठीक है, कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा. और उस दिन गाड़ी उठाई मैंने और चलती एक लड़की को लड़ाई, और लड़की पीछे देख रही. मैं क्या चलती रहा ना यार, जबरदस्ती गाली खाएंगे. हाथ से हल्का सा मिरर रहा, बट मेरा आइडिया चेंज हो गया. मेरे को इतनी बड़ी गाड़ी और मैं इतने डिस्टेंस से चला रहा था कि अगर इससे ज्यादा राइट जाता तो इधर वाला आदमी उड़ता. मतलब मेरे लिए एक उड़ाना था, तो आई ऑप्टेड टू सेव ब्रोज बस. सो गोज फाइन. सो दिस टर्न्स आउट टू बी कि ये है फेलियर ऑफ हेक्टर. जहां पे आप लोग देख रहे हो जनवरी ऑनवर्ड्स हेक्टर की प्राइस ड्रॉप होगी, करनी पड़ेगी क्योंकि यूनिट से सेल नहीं हो रही. उनके पास यूनिट ज्यादा बनी पड़ी, लोग खरीद नहीं रहे गाड़ी. सो नाउ स्ट्रैटेजी सेटिंग्स आप लोगों ने सेट करना होता है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी मस्ट बी क्लियरली डॉक्यूमेंटेड इन अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी इंक्लूडिंग एन एनुअल बिजनेस प्लान टुगेदर विद अचीवेबल एंड मेजरेबल परफॉर्मेंस टारगेट्स एंड माइलस्टोन्स. श्योर इनफ. नेक्स्ट, अच्छा 6 पॉइंट्स हो गए, जल्दी से एक बार रिपीट करवा देंगे. एलिमेंट्स, फर्स्ट रोल एंड पास ऑफ बोर्ड, सेकंड लेजिस्लेशन, थर्ड मैनेजमेंट एनवायरनमेंट, फोर्थ बोर्ड स्किल्स, फिफ्थ कोड ऑफ कंडक्ट, सिक्स्थ स्ट्रैटेजी, सेवेंथ गोज business and community obligations. business and community obligations again ये बड़ा नाम से ही पता पड़ रहा है कि आप सोसाइटी कम्युनिटी की तरफ आपके ऑब्लिगेशंस है. अपन लोग द बेसिक आइडिया पढ़ते हैं दैट अ बिजनेस इज वर्किंग बिकॉज द सोसाइटी इज गिविंग यू द रिसोर्सेज, आइदर इट इज फाइनेंशियल, आइदर इट इज ह्यूमन रिसोर्सेज और द लैंड. दैट्स द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर यू. उसी से आपका काम चल रहा है. अगर वही आपको सब कुछ दे रहे हैं और आप लोगों ने काम करना है, तो देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू कि आप उनको वापस से कुछ रिटर्न करें. सो थ्रू बेसिक एक्टिविटी ऑफ बेसिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस. अच्छा, हम लोग बिजनेस क्यों करते हैं? हमारा बेसिक आइडिया क्या है? टू अर्न प्रॉफिट्स. दैट्स द आइडिया, राइट? कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या बोल रहा है? दो द बेसिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस इज इनहेरेंटली कमर्शियल, येट इट मस्ट ऑल्सो टेक केयर ऑफ कम्युनिटीज ऑब्लिगेशंस. आपका काम है कि कम्युनिटी की तरफ भी आपने कुछ देखना है. Commercial objectives and community service obligations should be clearly documented after approval by the board. The stakeholder must be informed about the proposed and ongoing initiative taken to meet the community obligations. अब इसमें पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. द वोडाफोन केस स्टडी. महाराष्ट्र में जब जब गणपति बप्पा का फेस्टिवल आता है, हम सबकी एक विश्वास है,
हम सब कोशिश करते हैं कि बप्पा का यहाँ पे पहले स्थापना होती है और विसर्जन करने जाते हैं. वी ऑल डू दिस. मैं जब मेरी प्रीवियस क्लास थी वहाँ पे भी यही करता था, यहाँ आए तो यहाँ पे भी हम यही करते थे. हम लोग पूरे विश्वास के साथ पूजा करते हैं, एंड देन हम लोग लास्ट डे निकलते हैं बाहर, और बाहर निकल के हम उनका विसर्जन करने जाते हैं, सो दैट ही कैन कम बैक अगेन. दिस इज योर बिलीव. नाउ ऑल ऑफ दिस आई टेल यू द प्रॉब्लम. कभी ना एक बार खाली गूगल पे लाइन लिखना, यू विल सी सो गुड इमेजेस. व्हेन रिवर इज ट्रीटेड एज अ रिवर एंड व्हेन रिवर इज ट्रीटेड एज गॉड, द डिफरेंस. आप फॉरेन में रिवर्स देख लो, वहां पानी दिखेगा और पानी फ्लो करता हुआ दिखेगा और पानी ही फ्लो करता हुआ दिखेगा. और हमारे यहाँ पे रिवर्स की हालत देख लो आप. क्यों? वी आर ट्रीटिंग रिवर्स एज गॉड्स. गंगा माँ डुबकियां लगाने पहुंच जाते हैं, डुबकी के साथ साथ जो चीज हो पाई और वो भी कर देंगे. सो व्हाट टर्न्स आउट टू बी कि जब हम रिवर को रिवर की तरह ट्रीट नहीं कर रहे, इट टर्न्स आउट टू बी कि हम लोग उसकी पूरी बैंड बजाते हैं. एंड दैट्स वेयर द सोसाइटी इज लैकिंग, एटलीस्ट इन इंडिया, कि हम लोगों ने रिवर्स की एकदम मदर सिस्टर ऑल टुगेदर की है. तो यहाँ पे एडिशन वोडाफोन आया. वोडाफोन ने कहा कि यार देखो, अपन लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं, सोसाइटी की तरफ एक काम करते हैं. हर वोडाफोन सेंटर के बाहर उन लोगों ने इस बार ना एक पॉट लगाया था. ठीक है, दैट पॉट वाज नथिंग बट एक बड़ा सा कंटेनर था, जिसके अंदर उन लोगों ने क्या बोला था, आप इस बार विसर्जन, आपको तो पानी में विसर्जन करना है, आप कहीं भी करो, आप वहां जाए विसर्जन करें. और बगल में ना 2 ऐसे वोडाफोन के इतने बड़े बड़े चेंबर्स बनाए थे पूजा करने के लिए, कि अपन एंड में पूजा करके विसर्जन करते हैं. वो भी किया उन लोगों ने कि आप वहां पे पूजा करो, और है ना आप पहले अपने नाम लिखा के चले जाओ, तो लड़ाई नहीं होगी. कुछ नाम लिखा दो, इस टाइम पे हम आएंगे विसर्जन करते हैं. हम सबका स्लॉट पूरा सेट रखेंगे और 2-3 लोग वहां पे खड़े कर दिए ऑर्गेनाइज करने के लिए. ठीक, जो वाटर था वो फिट था एकदम ह्यूमन हैंड्स को टच करने के लिए, पर उसके अंदर उन लोगों ने कुछ केमिकल्स ऐड कर रखे थे जो इन पीओपी को डिसॉल्व कर देता है. उस केमिकल में वो मूर्ति जाएगी, एक दिन वहीं पड़ी रहेगी, क्योंकि आपका विश्वास यही था कि पानी में डालेंगे तो एक दिन के लिए वहीं आपकी मूर्तियां, सारी मूर्तियां वहीं, वो जमा हो गई. अगले दिन उनको कलेक्ट किया जाएगा, एक फैक्ट्री में लेके जाया जाएगा और उसी को कन्वर्ट किया जाएगा खाद के अंदर. एकदम ठीक है, और वापस से उसको हम लोग फार्मिंग में यूज करेंगे. सो आपका विश्वास भी रह गया, मेरी रिवर्स भी क्लीन रह गई, और साथ साथ में लैंड में इसको यूज भी कर पाए अपन. सो नाउ दैट्स व्हाट यू से इज सम काइंड ऑफ कॉर्पोरेट इनिशिएटिव, जो वोडाफोन ने अपने स्टेक होल्डर्स को बताया था कि इस बार मैं करने वाला हूँ. स्टेक होल्डर्स को कैसे बताया? ये सारे पॉट सिर्फ और सिर्फ वोडाफोन स्टोर के बाहर लगे थे. ये सारे पॉट सिर्फ और सिर्फ वोडाफोन स्टोर के बाहर लगे थे. तो आपको जो भी नियर बाय वोडाफोन स्टोर पता है वहां पहुंच जाइए, वहां पे वो पॉट होगा. तो आप स्टेक होल्डर थे, आपको बता दिया. और यही चीज उन लोगों ने पास की थी, क्योंकि इसके लिए कुछ खर्चा करना होगा, तो उन लोगों ने इसको ड्यूली अप्रूव करवाया था अपने मेंबर से कि हम लोग ये वाला एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं. नाउ दैट्स अ मार्केटिंग, दैट इज कमर्शियल थिंग एज वेल, बट एट द सेम टाइम इट वाज समथिंग फॉर द कम्युनिटीज ऑब्लिगेशन एज वेल. एंड दैट्स व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच सेज बिजनेस एंड कम्युनिटी ऑब्लिगेशंस. आपने इन दोनों चीजों को हैंड इन हैंड रखना है. प्रॉफिट बहुत जरूरी है, बट कम्युनिटी को रिटर्न देना भी बहुत जरूरी है. सो विद दिस वी कम डाउन टू 7 पॉइंट्स एंड. फर्स्ट वाज role and powers of board. Second goes legislation. Third goes management environment. Fourth goes boards skills. Fifth, code of conduct. Sixth, strategy. Seventh, business and community obligation. Eighth है आपका audit committee. Eighth आपका audit committees. अच्छा, audit committee आपने पहले भी पढ़ा हुआ है. What is audit committee? I don't want you guys to read this out and tell me. आप बताएंगे, उसके बाद रीड करते हैं इसको. What is audit committee as per you? यहाँ नीचे ना मेडिकल स्टोर है, जहर की गोली खरीद के खा लेना, कुछ बताना मत किसी को. आई एम अगेन स्टेटिंग 21st of January एग्जीक्यूटिव बैचेस आर स्टार्टिंग. हम लोग वहाँ पे डिस्कशन करेंगे, मरो वहीं पे आके तुम. सो कमिंग डाउन बैक टू ऑडिट कमेटी. व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट कमेटी? इट टर्न्स आउट टू बी ऐसी कमेटी जिसमें मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. इनका काम क्या होता है? हम लोगों का काम है फर्स्ट इंटरनल ऑडिटर का काम देखना कि क्या वो अंदर जब रिस्क मैनेजमेंट देख रहा है, सारा काम देख रहा है, सही से देख रहा है कि नहीं. हमारा काम है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जो आपका रेगुलर ऑडिटर है, उसके साथ कोऑर्डिनेट करना और उससे बात करना कि क्या वो जो काम कर रहा है वो एकदम सही है और कंपनी में उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही. ऑडिट कमेटी का काम है ये देखना कि नेक्स्ट ऑडिटर कौन आएगा ऑन द डेस्क. ऑडिट कमेटी का काम है ये देखना कि कोई भी इंटरेस्टेड डायरेक्टर बोर्ड के अंदर परफॉर्म तो नहीं कर रहा, क्योंकि इनका ही काम था अपने बोर्ड को कंपिटेंट देखना हमेशा. दैट वाज योर ऑडिट कमिटीज वर्क. इसने कहा अगर इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस चाहिए ना, तो ऐसी एक ऑडिट कमेटी सबके पास होनी चाहिए. अगर सबके पास एक ऑडिट कमेटी होगी ना, तो ये हमेशा चेक करते रहेंगे कि सब लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, बोर्ड अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं. लेट्स सी दिस. द कमिटी इज इंटर एलियर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइजन विद द मैनेजमेंट. व्हाट इज लाइजन?
कोऑपरेशन और कम्युनिकेशन विद द मैनेजमेंट, आप बात करते हैं मैनेजमेंट के साथ, इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर से बात करते हैं, रिव्यू करते हैं एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल and compliance with significant policies and procedures, reporting to the board on the key issues. The quality of audit committee significantly contributes to the governance of the company. जितनी आपकी audit committee अच्छी है उतना ही अच्छा आपका governance हो सकता है. आप लोग पहुंच गए 8th point पे. 8th point तक रिवाइज करा दोगे. पहला role and powers of board, second legislation, third management environment, fourth board skills, fifth code of conduct, sixth strategy, seventh business and obligations of the community, 8th audit committee, and last goes your risk management. This becomes a very important part of your corporate governance. Corporate governance keh raha hai, why I do corporate governance? This is set of good practices for the long run of the business. And for the long run of the business, what is more important कि मैं हमेशा चलता रहूं, मेरी बिजनेस की कंटिन्यूटी चलती रहे. और बिजनेस की कंटिन्यूटी कब चल सकती है? जब मैं फ्यूचर अपकमिंग इवेंट्स को अभी से एनालाइज करूं, अभी से असेस करूं और दिमाग लगाऊं वापस से. जब कभी भी मैं फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को अभी से एनालाइज करूं, अभी से असेस करूं और क्या देखूं कि क्या उससे कोई अपॉर्चुनिटी निकल सकती है एंड टर्न दैट अपॉर्चुनिटी इनटू अ पॉसिबिलिटी. अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो यही चीज मेरे लिए रिस्क बन जाएगी. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आइडेंटिफाई द फ्यूचर थ्रेट्स और आइडेंटिफाई द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज टर्न्स आउट टू बी दिस पॉइंट, दैट इज योर रिस्क मैनेजमेंट. अपकमिंग क्या रिस्क आपके सामने आ रहे हैं? रिस्क इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉर्पोरेट फंक्शनिंग एंड गवर्नेंस. देयर शुड बी अ क्लियरली एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग. सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, उनको एनालाइज करो और कैसे ट्रीट किया जा सकता है, विच कुछ प्रिवेंट द कंपनी फ्रॉम इफेक्टिवली अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स. इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग अ लिंक बिटवीन रिस्क रिटर्न. व्हाट इज रिस्क रिटर्न? एनीवन? व्हेन यू से दैट एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन रिस्क रिटर्न, व्हाट डज दिस मीन? मैं एक ट्रांजैक्शन साइन कर रहा हूं, अगर जम गया तो आने को 50 लाख है, पर अगर नहीं जमा तो जाने को 1.5 करोड़ है. करना चाहिए कि नहीं? आपने कहा मत करो. रिस्क इज थ्राइस ऑफ द रिटर्न व्हाट वी एक्सपेक्टिंग. सो आपने एक रिलेशनशिप सेट करना है ऑफ रिस्क रिटर्न. व्हेन द रिटर्न्स आर मोर एंड रिस्क इज लेस, डू गो फॉर दैट. बट व्हेन द रिस्क एंड स्टेक्स आर हाई एंड द रिटर्न्स आर क्वाइट लेस, डू नॉट मूव फॉर दैट थिंग. गोइंग अहेड एंड रिसोर्सिंग प्रायोरिटीज. सो नाउ डू यू गेट इट? रिस्क रिटर्न एंड प्रायोरिटीज साथ में क्यों लिखा गया? पहले रिस्क रिटर्न असेस करो एंड फिर अपनी प्रायोरिटीज सेट करो. कहां पे हमें रिटर्न सबसे ज्यादा आ रहे हैं और रिस्क सबसे कम है. Appropriate control procedure in the form of risk management plan must be put in place to manage risk throughout the organization. The plan should cover activities as diverse as review of operating performance, effective use of information technology and contracting out and outsourcing. ये सारी चीजें हैं जो आप लोग रिस्क मैनेजमेंट में करते हो. जब आप ये प्लान बनाते हो, एक्टिविटीज एज डाइवर्स एज रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, आप देखते हो कि हम लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ऑन ग्राउंड. इफेक्टिव यूज ऑफ आईटी टेक्नोलॉजीज कैसे यूज करते हो. एंड नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग आउट एंड आउटसोर्सिंग. व्हाट इज कॉन्ट्रैक्टिंग आउट एंड आउटसोर्सिंग? आई गिव यू अ केस स्टडी ऑफ बजाज. बजाज ने जब पल्सर बनाई थी तो इट वाज फेलिंग, बजाज वाज फेलिंग टू मेक लॉक, हेडलाइट, टेल लाइट्स. इसमें फेल कर रहा था. टेक्नोलॉजी वो डीटीएस बाहर से लाया था, तो प्रैक्टिकली वो खुद कुछ भी बनाने से फेल कर रहा था. वो बोल रहा था मैं सिर्फ असेंबल करने में अच्छा हूँ. एंड द डिजाइन वाज ऑफ बजाज. ठीक है. व्हाट दे डिड, दे आउटसोर्स दिस टू मिंडा, MINDA. अगर किसी के पास पुरानी पल्सर हो बजाज, आपके लॉक की चाबी के ऊपर देख लेना, वहाँ पे मिंडा लिखा होगा. आपके हेडलाइट के ऊपर देख लेना, वहाँ पे मिंडा लिखा होगा. क्यों? क्योंकि बजाज जब उसे बना रहा था तो उसका ज़्यादा खर्चा आ रहा था. इन टर्न्स आउट टू बी, जब उसने देखा कि मैं इसे मेरी इफेक्टिविटी कैलकुलेट करूं, सो रिव्यू ऑफ ऑपरेशन परफॉर्मेंस उसने किया, तो उसने समझा कि ये मैं और महंगा बना रहा हूं, इससे बेटर मैं इसको क्या कर सकता हूं? कॉन्ट्रैक्ट आउट और आउटसोर्सिंग कर सकता हूं इसकी. दैट टर्न्स आउट टू बी अ बेटर कॉल. दैट इज हाउ यू मैनेज योर रिस्क. और वो अपनी कॉस्ट कम कर पाया था, वो अपनी कॉस्ट कम कर पाया था बाजार में आते हुए. देयर वाज अ टाइम व्हेन बजाज पल्सर 150 वाज फॉर 48,000 रुपीज, मतलब अ टाइम. और आज आप कोई भी बजाज की बाइक उठाने चले जाओ, 80-90 हज़ार से नीचे तो बात ही नहीं करेंगे. छोटी से छोटी बाइक भी उठाओगे तो इतनी महंगी हो जाती है. सो फ्रॉम अ टाइम देन टू दिस, इन लोगों ने इफेक्टिवली रिस्क मैनेजमेंट किया है हमेशा. अच्छा, अभी आप देख लो ओवर द टाइम, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट की बातें कर रहे हो तो एक नया एरा आ रहा है कार्स का और बाइक्स का. अगर आप देखो तो अभी आपको रिसेंटली पिछले 6 महीने में या फिर 8 महीने में BMW बहुत एग्रेसिवली ऐड करते हुए दिख रहा होगा, Audi बहुत एग्रेसिवली ऐड करते हुए दिख रहा होगा. क्यों ये ऐड कर रहे हैं? इनको पता पड़ गया कि इंडियंस के पास पैसा है, पर इंडियन के डर कुछ और है. इंडियन के डर मेंटेनेंस को लेकर हैं, इंडियंस के डर सर्विस को लेकर है, इन सबको है. हम डरते हैं.
तो भी ना ऑडी रेगुलरली ऐड करता है, बार बार ऐड करके एक ही चीज़ बताता है कि 5 साल तक मेंटेनेंस फ्री है, 5 साल तक मेंटेनेंस फ्री है, गाड़ी लेके तो देखो, ये करो वो करो वो करो, आपके दिमाग में एक चीज़ सेट कर रहा है। स्कोडा को पता पड़ गया कि गाड़ी सबको पसंद है, स्कोडा की गाड़ी हमें हमेशा प्रीमियम लगती है, पर हमें डर वापस से स्कोडा के अंदर एक ही है कि हाथी पाल लिया, सब बोलते हैं हाथी पाल लिया, फोर्ड की गाड़ी हाथी पाल लिया, फोर्ड हाथी हाथी ये बोलते हैं। तो अभी वो इरफान खान का ऐड आया था, अगर आपको याद हो, तो उसने ना एक फोर्ड की गाड़ी खरीदी थी और 10 लोग सामने बैठे, एक ने कहा अरे ये तो आजकल स्मगलिंग करता है, एक ने कहा अरे ये तो जरूर गोल्ड की तस्करी करता होगा, एक ने कहा घर में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, ऐसा होगा वैसा होगा, पागल है, फोर्ड की गाड़ी खरीद ली। एंड देन ही स्टॉप्स एंड लुक्स टू द स्क्रीन एंड सेज कि लोग तो कहते ही रहेंगे, आप एक काम करो, एक ऐप डाउनलोड करो, अपनी गाड़ी का इसमें नंबर डालो और आपको पूरी सर्विस कॉस्ट पहले बता दी जाएगी, अनलेस एंड अनटिल आप गाड़ी ठोकते नहीं हो, आपको यही सर्विस कॉस्ट आएगी हर बार। Now what these people are doing, they are trying to make in front of you one thing clear कि ये रूमर्स हैं और इन लोग को ये रिस्क लग रहा है इनके ब्रांड्स के ऊपर। जैगवार पहले इसीलिए नहीं चल रहा था हमारे देश में यार, क्योंकि आइडिया यही था, एक्सपेंसिव है, रतन टाटा ने ले लिया, अब हमको दिमाग में आ गया टाटा का है, कॉस्ट कम होगी, जैगवार प्रॉफिट मेकिंग है अभी हाल फिलहाल। So in India it is profit making. This is nothing but your risk return and prioritizing operation functions and to see what is to be sourced out, what is to be contracted out and what is to be kept with us. Sure enough, ये थे आप लोगों के 9 पॉइंट्स। एक बार सिर्फ ऊपर से नीचे वापस से 9 के 9 पॉइंट्स देख लो, उसके बाद अपन आगे बढ़ रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ द गवर्नेंस थ्योरीज। जहाँ जहाँ पे ऐसे पॉइंट्स याद करने वाले होंगे ना, वहाँ याद करा दूंगा, पर ऐसे सब कुछ याद नहीं करना आपको पूरे चैप्टर में, सिर्फ ज़्यादा याद करने वाला है जो इस चैप्टर में से आने का चांस है, अपन ने उसको याद कर लिया। चलेंगे आगे, लेट्स गो। अब है ना, आपने एवोल्यूशन ऑफ योर गवर्नेंस थ्योरीज पढ़नी है। आपके सामने 4 थ्योरीज हैं, एक है एजेंसी थ्योरी, दूसरी जाएगी शेयर होल्डर थ्योरी, तीसरी जाएगी स्टेक होल्डर एंड फोर्थ जाएगी स्टीवर्डशिप थ्योरी। अपन ने 4 थ्योरीज को देखना है। सबसे पहली है एजेंसी थ्योरी। अच्छा है ना, सबकी बात एक ही है, आपने बात समझनी, सबकी बात एक ही है। आप लोग क्या पढ़ रहे हो, गवर्नेंस थ्योरी पढ़ रहे हो। पहली थ्योरी फोकस करेगी एजेंट्स मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा, कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपने अपने हिसाब से देखना है, अपनी तरफ से लाना है, सबके लिए लाना है। सेकेंड वाली थ्योरी कहेगी कि क्यों गवर्नेंस करना है, तो ये वाली थ्योरी बात करेगी कि आपने अपने स्टॉक होल्डर्स का इंटरेस्ट बनाना है, उनको वेल्थ प्रोवाइड करनी है, उनके बेनिफिट के लिए काम करना है, कॉर्पोरेशन के बेनिफिट के लिए काम करना है, इसलिए गवर्नेंस होती है। तीसरी थ्योरी स्टेक होल्डर थ्योरी, ये कहेगी खाली स्टॉक होल्डर्स क्यों, कस्टमर के लिए भी काम करना है, क्रेडिटर के लिए भी काम करना है, डिबेंचर होल्डर के लिए काम करना है, सबके लिए काम करना है, ये थ्योरी उसकी तरफ चली जाएगी। और ऐसी आएगी आपकी स्टीवर्डशिप मींस, मतलब क्या कि अरे आप लोग तो घर में आए हो काम ही करने के लिए, आप दूसरों का काम मैनेज करने हो, तो स्टीवर्डशिप का मतलब ही क्या होता है, हु मैनेजेस अनदर्स प्रॉपर्टी। तो वो आपको समझाएगा कि दोस्त समझ, आज तुझे किसी ने जिम्मेदारी दी है किसी काम को संभालने की, कुछ करने की, तेरे को उसको अटमोस्ट गुड फेथ में करना है, तेरे को उसको बेस्ट पॉसिबल वे में करना है, ताकि जिन लोगों ने तेरे पे विश्वास इंटरेस्ट किया है वो आगे भी तुझे कंटिन्यू कर पाए। तो ये 4 थ्योरीज अपने को पढ़नी है गवर्नेंस की, एकदम टाइम पास है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं जाएगा, आपको एक बार में रीड करोगे और याद होती जाएंगी। सबसे पहले क्या है, एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी किस पे ध्यान देगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे ज्यादा ध्यान देगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मैनेजर्स एक्ट एज एजेंट्स ऑफ द कॉर्पोरेशन। Managers are nothing but the agents of the corporation. The owners set the central objective of कॉर्पोरेशन। अच्छा देखो, ओनर्स ही आपका एओ डिसाइड करते हैं, ओनर्स ही आपका एमओए डिसाइड करते हैं, तो इसने क्या कहा, द ओनर सेट्स द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉर्पोरेशन। ऑब्जेक्टिव इन लोगों ने फाइनल करवाया था आप लोगों से, बहुत बढ़िया। मैनेजर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट दीज ऑब्जेक्टिव्स इन डे टू डे वर्क ऑफ द कंपनी। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ओनर सेट करा के चले गए, पर ये डे टू डे काम कौन करेगा, मेरे मैनेजर्स करेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट थ्रू डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस। अब इसने क्या बोला, कॉर्पोरेट गवर्नेंस किससे रिलेट करता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट थ्रू डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस। याद करो, कल की अपनी बात थी, हमने कहा था कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता कंपनी के लिए है, पर करता कौन है, मैनेजमेंट करता है, ताकि कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लाइंट कंपनी कही जा सके। एंड दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट द एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी ने कहा था कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिकली हम मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए बनाते हैं थ्रू डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, की आप लोगों को फॉलो करना है। इट्स नॉट फॉर द कंपनी, इट्स फॉर द मैनेजमेंट। The principal who are widely scattered may not be able to counter this in the absence of proper system in place as regards timely disclosures, monitoring and oversight. Corporate governance puts in place such systems of
ओवरसाइट। तो इसने क्या बोला कि जब अपन बात करते हैं इनके प्रिंसिपल्स की जो बड़े वाइडली स्कैटर्ड हैं, हम लोग शायद तक इसको अच्छी तरीके से यूज ना कर पाए अगर एक प्रॉपर सिस्टम नहीं हुआ तो। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या करती है, आपको इन सबको एक प्रॉपर सिस्टम के अंदर लाके देती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रख देती है, बट दिस इज द सेट ऑफ प्रैक्टिसेस विच वी एक्सपेक्ट यू टू डू। तो लास्ट वाले पैराग्राफ के आगे प्लीज ब्रैकेट में एक चीज लिखो, यही वाले पैराग्राफ को मैं आप इसे एक रीडिफाइंड मतलब दे रहा हूं। The principles are generally widely scattered. The principles are generally widely scattered. The principles are generally widely scattered. And if there is absence of a proper system, and if there is absence of a proper system, this might leads to failure of corporate governance. This might leads to failure of corporate governance. Hence, set of processes and structures, are put to be adhered by the board. Sure enough? Now the next theory is again a narrow theory. It is only restricted to stockholder, it is only restricted to shareholder. इस थ्योरी का क्या बिलीफ है, सारे शेयर होल्डर्स आए, उन्होंने पैसा लगाया, वो चाहे ना तो आज का आज कॉर्पोरेशन को बेच सकते हैं और अपने रिटर्न्स लेके जा सकते हैं। आपका काम है काम करना उनको रिटर्न देने के लिए। बट अगेन ये बड़ी नैरो चीज हो गई है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिर्फ और सिर्फ स्टॉक होल्डर्स के बेनिफिट के लिए लाए हम। मतलब हमारा आइडिया इतना था कि बस हमारे शेयर होल्डर्स को रिटर्न मिले, दिस इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाज वे टू वाइड। कॉर्पोरेट गवर्नेंस था हमारी कंट्री भी अच्छी तरीके से डेवलप कर सकती है अगर हमारे कॉर्पोरेशंस डेवलप करते हैं। अगर हमारे कॉर्पोरेशंस डेवलप कर रहे हैं तो कंट्री को टैक्स मिलता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस था आप अच्छी प्रैक्टिसेस करते हो, बाहर के इन्वेस्टर्स का मेरे यहाँ पे बिलीफ होता है, वो लोग यहाँ पे पैसा लाते हैं, हमारे यहाँ पे एफडीआई आएगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस था आप अच्छा काम करते हो तो लोग आपको इंडिया के अंदर लोन देंगे, मतलब क्रेडिटर्स के लिए। तो इन लोगों ने बड़ी नैरो थ्योरी दे दी ऑफ ओनली बेनिफिटिंग द स्टॉक होल्डर। सो इसीलिए इस थ्योरी का कोई खासा रेलेवेंस है नहीं। इनका आइडिया बस इतना ही है कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करे तो उनका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक होल्डर्स को मैक्सिमम वेल्थ प्रोवाइड करना, मैक्सिमम इंटरेस्ट उनका पूरा करना। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी it is the corporation which is considered as the property of shareholders and stockholders. That's it. They can dispose of this property. They matlab whom? The stockholders. As they like. They want to get maximum return from this property. उनका आइडिया बस इतना ही है कि मैंने शेयर में पैसा लगाया, मुझे मैक्सिमम रिटर्न चाहिए। Question comes to an end. The owner seeks a return on their investment. Owners कौन है? शेयर होल्डर्स। उनका आइडिया क्या है, अपने को रिटर्न चाहिए। एंड दिस इज वाई दे इन्वेस्ट इन अ कॉर्पोरेशन। बट दिस नैरो रोल हैज बीन एक्सपांडेड इनटू ओवरसीइंग द ऑपरेशन ऑफ कॉर्पोरेशंस। अब इसमें क्या हो गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब ही खत्म कर दिया। आपने कह दिया कि बस ओनर्स का ध्यान रखो, आपने ओवरसी कर दिया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपके मैनेजमेंट के ऑपरेशंस के ऊपर आती थी कि जो आप कर रहे हो वो सही तरीके से करो। दीज वर सेट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस टू बी फॉलोड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्हाइल कंडक्टिंग देयर डे टू डे बिजनेस। बट इस थ्योरी ने सिर्फ क्या कह दिया, स्टॉक होल्डर्स को मैक्सिमम रिटर्न देना है। सो दिस नैरो रोल हैज बीन एक्सपांडेड इनटू ओवरसीइंग। ये ओवरसी कर रहा है क्या, द ऑपरेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन एंड इट मैनेजर्स टू एंश्योर दैट कॉर्पोरेशन इज इन कंप्लायंस विद एथिकल एंड लीगल स्टैंडर्ड सेट बाय द गवर्नमेंट। तो इन लोगों ने सब कुछ ओवरसी कर दिया कि आप एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हो। इन लोगों ने ओवरसी कर दिया कि आप लोग अच्छे से काम कर रहे हो ताकि आप ओवरऑल ग्रो करें। गवर्नमेंट ने जो लीगल नॉर्म्स दिए थे वो भी छोड़ दिए। इनका आइडिया सिर्फ इतना, शेयर होल्डर्स। So the directors are responsible for any damage or harm done to their property. That is the corporation. तो मतलब प्रैक्टिकली इस थ्योरी के हिसाब से कल को कुछ भी गलत हुआ तो कौन लाइबल होने वाला है, डायरेक्टर्स लाइबल हो जाएंगे।
क्यों? क्योंकि आपका काम था शेयर होल्डर्स को वेल्थ प्रोवाइड करना, नहीं कर पाए मतलब फेलियर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यू आर लायबल। सो ये थ्योरी का इतना कोई खासा रेलेवेंस नहीं था, बट अगेन सिंस दिस इज अ थ्योरी वी हैव टू रिमेंबर दिस अपन लोग। अभी तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, आंसर मैं वैसे नहीं बोल सकता सच एन इडियोटिक थ्योरी, अभी नहीं बोल सकते, ये मेरा क्रिटिसिज्म है। जब आप लिखने जा रहे हो स्टॉक होल्डर्स थ्योरी, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो लिखने के लिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरीज प्राइमरी एम्फेसिस has always been creation of wealth for the stockholders or the shareholders. It believes that the idea is that this is the shareholders who have given money to the corporation and their interest should be kept paramount. However, this theory has been quite narrow and has excluded the idea of government set norms, set of best practices which a corporation must follow while doing their work. As per this theory, the board of directors will always be held liable for any kind of loss to the corporation. बस इतना सा बताना है इसके अंदर, श्योर इनफ है, सिंपल है। थर्ड क्या थी? स्टेक होल्डर थ्योरी। आई रिलेट टू दिस थ्योरी। फर्स्ट थ्योरी इज नाइस, एजेंट्स थ्योरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए सब कुछ सेट किया, सही है। सेकंड थ्योरी क्या थी? शेयर होल्डर्स की। तीसरी क्या है? स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कौन होता है दोस्त? सब सब अब इसी थ्योरी ने क्या बोला कि भाई वाई रेस्ट्रिक्टेड टू स्टॉक होल्डर, गो विद एवरीवन, सबका इंटरेस्ट देख लेते ना, एंड स्टॉक होल्डर इंक्लूड्स अ शेयर होल्डर। So, according to this theory, the company is seen as an input-output model. इस थ्योरी ने कंपनी को कैसे देखा? इनपुट आउटपुट मॉडल की तरह देखा। देखो समझ में आएगा इनपुट आउटपुट क्यों। एंड ऑल द इंटरेस्ट ग्रुप विच इंक्लूड क्रेडिटर, एम्प्लॉय, कस्टमर्स, सप्लायर्स, कम्युनिटी, गवर्नमेंट आर टू बी कंसिडर्ड। इसने कहा सबको कंसिडर करो ना, एक इनपुट आउटपुट की तरह देखो। आप यहाँ पे कुछ दे रहे हो, कंपनी काम करेगी और आपको आउटपुट देगी। पर आप यहां पे जब बोल रहे हो ना कुछ दे रहे हो, तो देने वाला सिर्फ और सिर्फ स्टॉक होल्डर नहीं है, मेरी सोसाइटी भी है, मेरी गवर्नमेंट भी है, मेरे एम्प्लॉइज भी है, मेरे क्रेडिटर्स भी है। डिड यू गेट दिस? स्टेक होल्डर कम्युनिटी ने क्या कहा? कंसिडर कंपनी एज एन इनपुट आउटपुट प्लेस, जहां पे इनपुट में ये सब लोग आते हैं और खाली स्टॉक होल्डर नहीं आते। फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, अ कॉर्पोरेशन एग्जिस्ट फॉर देम एंड नॉट जस्ट द शेयर होल्डर्स अलोन। तो इन लोगों ने क्या कहा? कॉर्पोरेशन सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर के लिए नहीं बनता, सबके लिए बनता है। सब में किस किस को इंक्लूड कर लिया इसने? गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, कम्युनिटी, सबको लिया। और ऊपर वाली थ्योरी सिर्फ किसको गिन रही थी? स्टॉक होल्डर्स को, दैट इज शेयर होल्डर्स को। द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑल्सो हैव एन इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट ऑफ दीज डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आर एट टाइम्स कन्फ्लिक्टिंग। अब देखो सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। क्रेडिटर का इंटरेस्ट, टाइम पे इंटरेस्ट आ जाना चाहिए। कम्युनिटी का इंटरेस्ट, बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट क्वालिटी, लो प्राइस। गवर्नमेंट का इंटरेस्ट, हाई टैक्सेस। एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट, हाई वेजेस। मतलब सबके कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है। अगर एम्प्लॉयज को भी ज्यादा पैसा दूं, गवर्नमेंट को भी ज्यादा टैक्स दूं और चीज भी सस्ती करूं, ये पॉसिबल कैसे है? सो नाउ दिस टर्न्स आउट टू बी सबके अपने अपने कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है। और यही कॉर्पोरेट गवर्नेंस का काम है कि आपके लिए सेट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस लाए, जहां पे आप ये वेरिड इंटरेस्ट को साथ में संभाल पाओ। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का काम है। और ये इस थ्योरी का बिलीफ है कि पीपल हैव डिफरेंट इंटरेस्ट। आपने देखना है कौन से इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज करना है और कौन से इंटरेस्ट को साथ में लाया जा सकता है। दैट्स व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। द मैनेजर्स एंड द कॉर्पोरेशन आर रिस्पॉन्सिबल टू मीडिएट मतलब इन लोगों के बीच में एक प्लेस लाना जहां पे सेटलमेंट हो बिटवीन दीज डिफरेंट स्टेक होल्डर इंटरेस्ट। द स्टेक होल्डर्स हैव सॉलिडिटी विद ईच अदर। दिस थ्योरी अज्यूम्स that stakeholders are capable and willing to negotiate and bargain with one another. हर स्टेक होल्डर तैयार है कुछ चीजों के लिए एडजस्ट करने के लिए। इस थ्योरी का बिलीफ क्या है? हर स्टेक होल्डर थोड़ा बार्गेन करने के लिए तैयार है। मतलब शायद तक किसी चीज के लिए मैं इतने पैसे दे सकता था, बट चलो क्वालिटी अच्छी है तो मैं थोड़े ज्यादा भी दे दूं। आई एम रेडी टू बार्गेन। मुझे इस क्लास में जब मैं आया था तो महीने की कम से कम 25,000 पगार चाहिए थी, पर चलो मैं 22,000 महीने पे भी एडजस्ट कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ जो इस पूरे एंटायर पिक्चर में चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बार्गेन कर रहा हूँ। सब कुछ बार्गेन हो रहा है। गवर्नमेंट ने आपको अलग अलग प्रॉफिट्स के ऊपर अलग अलग टैक्स दिया, बार्गेनिंग। गवर्नमेंट ने आपको कॉम्पोजिशन स्कीम दी है, हर चीज दी है। वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? देयर एवरीवन इज रेडी टू बार्गेन एंड सेटल टू अ पॉइंट। दिस रिजल्ट्स इन लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट। सब लोग बार्गेन करके अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं कि हम लोग फाइनली कहां पहुंच सकते हैं। अच्छा दोस्त, फोर्थ थ्योरी मेरे को कोई इतनी प्रायोरिटी भी नहीं देखनी, पहले तीन की बात करते हैं। कौन सी थ्योरीज पढ़े अपन ने? पहली एजेंट थ्योरी। इसका क्या बिलीफ है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट। हम लोग जब भी कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नॉर्म लाते हैं तो हम किन के लिए लाते हैं? इनके लिए लाते हैं। ओनर तो सिर्फ सेंट्रल थीम सेट करके चला जाता है, अंदर उसके काम करने की जिम्मेदारी किसकी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पर्पस क्या है? प्रोसेस बनाना, प्रोसीजर बनाना, स्टैंडर्ड बनाना। किन के लिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, फॉलो करने के लिए। क्योंकि हो सकता है कि अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस ना होता तो प्रिंसिपल बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होते। इन सबको एक जगह पे लाया कौन? कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ताकि कौन फॉलो कर पाए?
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको फॉलो कर पाए। ये थी कौन सी अपनी फर्स्ट थ्योरी, जिसमें मैंने आपको ब्रैकेट में एंड में लिखाया था स्कैटर्ड रूल्स। सेकंड थ्योरी कौन सी है? स्टॉक होल्डर थ्योरी। स्टॉक होल्डर थ्योरी का बिलीफ क्या है? सिर्फ स्टॉक होल्डर्स की वेल्थ बढ़ाओ। स्टॉक होल्डर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, उसने पैसा लगाया, उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करो। बट डू वी एग्री विद दिस? नहीं, बड़ा नैरो कंसेप्ट है। क्यों नैरो कंसेप्ट है? इसने ओवरटोन कर दिया सारे स्टेक होल्डर्स को, इसने ओवरटोन कर दिया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को, कॉर्पोरेशन को, सबको। इसका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ कहां रह गया? शेयर होल्डर वेल्थ के ऊपर। और कहीं ना कहीं पे इसकी वजह से डायरेक्टर्स की पर्सनल लायबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। यस। थर्ड थ्योरी आपने कौन सी पढ़ी? स्टेक होल्डर्स थ्योरी। स्टेक होल्डर थ्योरी का बिलीव क्या था? कॉर्पोरेशन इज एन इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म, जिसके अंदर इनपुट कौन कौन ला सकते हैं? सारे स्टेक होल्डर। कौन से स्टेक होल्डर्स हैं? क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट और कोई आपकी कम्युनिटी, ये सब लोग ला रहे हैं। तो ये सब इनपुट दे रहे हैं, तो आउटपुट इन सब के लिए होना चाहिए। इन सब का इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करो और आपने मीडिएट करना है इन सब के इंटरेस्ट को ऐसी जगह पे जहां पे एवरीवन इज रेडी टू एडजस्ट। यहां तक श्योर एकदम? गोइंग हेड टू द लास्ट, स्टीवर्डशिप थ्योरी। चलिए, स्टीवर्डशिप थ्योरी मैंने आपको अभी भी बताई थी कि आप लोगों को किसी की चीज दे दी गई है, आपको उसका ध्यान रखना है। कैन एनीवन एक्सप्लेन मी दिस थ्योरी इफ यू डोंट माइंड? दिस इज द लास्ट टॉपिक वी आर डूइंग फॉर नाउ। सिर्फ लास्ट चीज बता दीजिए, स्टीवर्डशिप थ्योरी। ठीक है, तो अगेन आप ये कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर ज्यादा जा रहा है और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को स्टीवर्डशिप थ्योरी में एज अ केयर टेकर मानता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को स्टीवर्डशिप थ्योरी में अपन बीओडीज को क्या मानते हैं? एज अ केयर टेकर। चलेगा? अब देखो इसने क्या बोला। द वर्ड स्टीवर्ड मीन्स अ पर्सन हु मैनेजेस अनदर्स प्रॉपर्टी और एस्टेट। आप लोग कहीं जा रहे थे या फिर आप लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, पर आपने बोला चिराग यू हैंडल दैट बिजनेस। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, विकास सर ने ये अकेडमी स्टार्ट की एंड ही सेड आई एम नॉट हियर फॉर नेक्स्ट 6 months, यू हैंडल दिस। स्टीवर्डशिप थ्योरी सेज दैट नाउ द वर्ड स्टीवर्ड कम्स इन। मैं यहाँ पे स्टीवर्ड थ्योरी के अंदर आ गया बिकॉज आई एम मैनेजिंग समवन एल्सेस प्रॉपर्टी। वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं, वो किसी और की प्रॉपर्टी है। Here the word is used in the sense of guardian. तो मेरे को क्या रोल प्ले करना है एज अ गार्डियन? और हमेशा याद रखना, गार्डियन एक्ट्स इन गुड फेथ। जब भी कभी गार्डियन वर्ड यूज होता है ना, गार्डियन एक्ट्स इन गुड फेथ इन रिलेशन टू कॉर्पोरेशन। दिस थ्योरी इज वैल्यू बेस्ड। इसमें ना आपकी वैल्यू क्रिएट की जा रही है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओनर का पैसा है, ओनर का बिजनेस है और इन लोगों ने तेरे को अपॉइंट किया है काम करने के लिए। तू यहाँ पे एक्ट करेगा एज अ गार्डियन और क्वेश्चन है तेरी वैल्यूज का कि जब तू गार्डन की तरह काम कर रहा है तो सीक्रेट प्रॉफिट मत कमाना। जब तू गार्डन की तरह काम कर रहा है तो तू इनकी प्रॉपर्टी का ऐसा ध्यान देना जैसे तू खुद की प्रॉपर्टी का देता। मतलब तू डिलीजेंस से काम करना, तू स्किल्स के साथ काम करना। जब तू काम कर रहा है तो तू कोई भी लॉसेस क्रिएट नहीं करेगा। गलती सबसे हो सकती है, दैट्स कंप्लीटली अंडरस्टूड, बट तुम्हारी तरफ से इंटेंशनल लॉसेस नहीं होने चाहिए हमको। द मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज आर टू सेफगार्ड द रिसोर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन and its property and interest when the owner is absent. The owner is absent, ये आपका काम है कि आप उसकी सारी चीजों का ध्यान रखोगे। They are like caretaker, जहां पे अपने सबसे पहले स्टार्ट किया था, आप गार्डियन हो, आप केयर टेकर हो, आपने गुड फेथ में काम करना है। They have to take utmost care of the corporation. Utmost care is as good as good faith. They should not use the property for their selfish ends, not to earn secret profit, not to work negligently. This theory thus makes the use of social approach to ह्यूमन नेचर। तो ये ना आपके लिए एक सोशल अप्रोच लेके आ रही है एक ह्यूमन के नेचर में कि भाई जब आप काम कर रहे हो तो हम आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं। जो चीज आपको इंटरेस्ट की गई है वो आप बड़े अच्छे से करिएगा, कोई नेग्लिजेंस ना दिखाइएगा, कोई सीक्रेट प्रॉफिट ना कमाइएगा, अपने सेल्फिश इच्छाओं को या इन चीजों को पूरा मत करना। योर वर्क इज एज अ गार्डियन एंड अ केयर टेकर ऑफ जो चीज आपको दी गई है। सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, आपने वही करना है। श्योर इनफ? एलिमेंट्स एकदम क्लियर है एंड थ्योरीज एकदम क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं चलेगा? श्योर इनफ? आई शुड स्टॉप ओवर हियर। ठीक है, लेक्चर में बैठने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल चलते हैं आगे, कंसेप्ट ऑफ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, और उसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट होगी। हिस्ट्री से क्वेश्चन आने का चांस है और यहाँ से इस चैप्टर में थोड़ी सी बोरियत बढ़ सकती है, जस्ट इन केस अगर आप अभी तक बोर हो रहे थे तो कल अपन ने चलना है, अपन लोग अलग अलग हिस्ट्रीज देखेंगे, उसके बाद यूएस से कैडबरी रिपोर्ट पढ़ेंगे। तो अब आगे आगे नई नई रिपोर्ट्स है। आई ट्राई कि अपन इसको थोड़ी कोशिश करेंगे मोर फन लविंग में पढ़ने की। थोड़ा सा रिटन नोट्स पे जोर दीजिएगा प्लीज, आपके रिटन नोट्स ही आपको हेल्प करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर, बाय बाय।